PT 365 अपडेटेड 1। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है बेसल 3 इंड गेम। तो कंज्यूमर बैंकिंग एसोसिएशन ने एक वाइट पेपर रिलीज़ किया है जिसमें इन्होंने क्या बताया कि बेसल 3 इंड गेम प्रपोजल के इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है। बेसल नॉर्म के बारे में बात करें तो बेसल नॉर्म बेसिकली क्या है। बेसल नॉर्म ये बेसिकली क्रेडिट रिस्क और एसेट रिस्क वेटिंग के बारे में ये बेसिकली बताते हैं कि आपके पास कितना क्रेडिट है, कितना रिस्क हो सकता है, जो भी एसेट है आपको कितना बैंक में रखना है, कितना नहीं रखना है। इन सबसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि जैसे अगर इन फ्यूचर कोई भी जैसे मान लो रिस्क आता है, ठीक है, मान लो कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो बैंक के पास इतने पैसे होने चाहिए कि जिससे वो बैंक का गुजारा चल सके। तो अगर बेसल नॉर्म के बारे में बात करें तो इसका ये सेट ऑफ मेजर्स है, ठीक है, जिसको कि बेसल कमेटी ऑन द बैंकिंग सुपरविज़न ने एक तरीके से बनाया था। ठीक है, किसके लिए बनाया था? स्ट्रेंथन करना था रेगुलेशन, सुपरविज़न और रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द बैंक। क्या करना था हमें? रेगुलेशन, सुपरविज़न और रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द बैंक को सही करने के लिए कुछ सेट ऑफ मेजर्स इन्होंने बताए थे। तो बेसल 1 1987 में आया था, बेसल 2 2004 में आया था और बेसल 3 2010 में आया था। बेसल 1 ने क्रेडिट रिस्क और एसेट रिस्क वेटिंग के बारे में बात किया था। बेसल 2 ने फोकस किया था क्रेडिट रिस्क और रिस्क वेटिंग ऑफ एसेट। दिस नॉर्म में से हमने एक मिनिमम लेवल ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट द बैंक शुड हैव उसको हमने फिक्स किया हुआ था। तीसरा जो है बेसल 3 ये रिलीज़ बिल्ड रोबस्ट कैपिटल बेस बैंक को एक तरीके से बिल्ड करना था और इंश्योर करना था साउंड लिक्विडिटी एंड लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो, साउंड लिक्विडिटी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? सब चीज़ें जैसे जैसे लेक्चर हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हम चीज़ें समझते जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं होगा, सभी डेफिनेशन जो है यहाँ पे बताए जाएंगे क्योंकि बुक में दिए हुए हैं। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न BCBS, इसको 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक प्राइमरी गोल स्टैंडर्ड सेक्टर है, ठीक है, जिसमें कि हमें क्या करना है? रेगुलेशन ऑफ द बैंक एंड प्रोविज़न फॉर द फोरम रेगुलर कोऑपरेशन ऑफ द बैंकिंग सुपरविजन मैटर। ठीक है, तो ये एक लीगल फोर्स की तरह इसका जो डिसीजन है डू नॉट हैव लीगल फोर्स, कोई लीगल फोर्स नहीं है, बट बैंक को बेसिकली क्या करना पड़ता है? बैंक बेसिकली अपने कंट्री में लगाते हैं तो वो फॉलो करते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा फ़ायदा दिखता है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसल नॉर्म इन इंडिया के बारे में बात करें तो जो बेसल 1 हमारा आया हुआ था 1987 में जो आया था उसको 1989 और 1998 और 1999 में एक तरीके से अडॉप्ट किया गया था। RBI ने उसको अडॉप्ट किया गया था जिसमें कि वो कैपिटल रिस्क और रिस्क वेटेज एसेट के बारे में एक तरीके से बात कर रहे थे। बेसल 2 की गाइडलाइन जो आई थी 2004 में आई थी, उसको 2007 में एक तरीके से RBI ने पहला गाइडलाइन अनाउंस किया था, फाइनल गाइडलाइन अनाउंस किया था। और बेसल 3 को फुली अडॉप्ट कब किया गया था? अक्टूबर 2021 में। बेसल 3 कब आया था हमारा? 2010 में आया था। ठीक है, स्ट्रिक्टर RBI नॉर्म आर स्ट्रिक्टर एंड मोर प्रूडेंट देन द बेसल नॉर्म। ठीक है, तो RBI के जो भी नॉर्म्स हैं वो क्या है? बेसल से एक तरीके से स्ट्रिक्ट हैं। तो बेसल 3 इंड गेम के बारे में इन्होंने बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि जो फाइनल सेट ऑफ रूल बेसल 3 नॉर्म है उसको बेसल 3 इंड गेम बना हुआ है। अब इसमें ये बोला हुआ है कि पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ इंड गेम इंक्लूड ग्लोबली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक जो GSIBS हैं उनको इंक्रीज़ करना है 21% ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेट बैंकिंग रिक्वायरमेंट पैरामीटर इंट्रोड्यूस बाय द बेसल 3। क्या क्या पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए थे कि जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है ऑफ द रिस्क वेटेज एसेट वो कितना होना चाहिए हमारा? 2.5% तक हमें मेंटेन करना है। लेवरेज रेशियो हमें 3% तक मेंटेन करना है। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर वो 2 से लेकर 2.5% 0 से लेकर 2.5% तक काउंटर साइक्लिकल बफर मेंटेन करना है। मिनिमम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ये 100 से ज़्यादा होना चाहिए और मिनिमम नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो भी 100 से ज़्यादा होना चाहिए। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो बेसल 1 में हमें देखना है। Tier 1 कैपिटल देखना है, Tier 2 कैपिटल देखना है, रिस्क वेटेज एसेट देखना है, लेवरेज रेशियो देखना है, ठीक है, और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो देखना है। अगर हम Tier 1 कैपिटल या कोर कैपिटल के बारे में बात करते हैं जिसमें कि हमारा पेड अप शेयर कैपिटल, स्टॉक और डिस्क्लोज रिजर्व, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रहा है कि पेड अप शेयर कैपिटल, स्टॉक और ये सब चीज़ें हैं। Tier 2 कैपिटल के बारे में बात करें तो ये सप्लीमेंट्री कैपिटल होते हैं, ठीक है, इसमें ऑल अदर कैपिटल इंक्लूडेड होते हैं जैसे कि कोई अनडिस्क्लोज्ड रीवैल्यूएशन या लॉस रिजर्व, ठीक है, जनरल प्रोविज़न, ये सारी चीज़ें जो इसमें आती हैं वो इसमें आती हैं। रिस्क वेटेज एसेट के बारे में बात करें तो ये मिनिमम अमाउंट of the capital that bank must have relative to bank risk
फ्रॉम इट्स लेंडिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब ये है, जैसे मान लो बैंक 100 रुपये लेंड कर रहा है तो बैंक के पास मिनिमम 8% या फिर जो यहाँ पे बना हुआ है RWA जो बना हुआ है, ठीक है, जैसे 2.5% है तो 2.5% इतना पैसा तो बैंक को अपने पास रहना चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल बैंक के पास होना चाहिए। लेवरेज रेशियो बेसिकली वही है कि हाउ मच कंपनी कैपिटल कम फ्रॉम डेट। ठीक है, कंपनी के जो कैपिटल है वो डेट से कितना आ रहा है एंड हाउ वेल इट कैन मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को कितना मिल रहा है, तो इसी को हम लोग लेवरेज रेशियो बोलते हैं। इट शोज़ हाउ मच द कंपनी कैपिटल कम्स फ्रॉम डेट, कि डेट से कंपनी की कितनी कैपिटल आ रही है, मतलब हम जो बैंक से हमारे पास जो कैपिटल है वो हम दूसरों से उधार मांग के कितना पैसा लेके आ रहे हैं, तो इसको हम लोग लेवरेज रेशियो बोलते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है अगर हमारे पास ज़्यादा उधार है तो फिर हम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को एक तरीके से मीट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से लेवरेज रेशियो जो होता है उसको एक तरीके से 3% तक बैंक को लेवरेज रेशियो मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो ये कि क्या होता है, बैंक को रिक्वायर करना होता है एक बफर ऑफ ईजिली लिक्विफिएबल एसेट टू कवर द पोटेंशियल विड्रावल डिमांड ओवर 30 डे। ठीक है, अगर कोई पोटेंशियली विड्रॉ कर रहा है 30 डे का डिमांड, उसको कवर करने के लिए तो कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो वहाँ पे हमें लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एक तरीके से हेल्प करती है। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो के बारे में बात करें तो ये प्रमोट करता है रेजिलियंस बाय कवरिंग द इंसेंटिव फॉर बैंक नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो टू फंड देयर एक्टिविटी विथ मोर स्टेबल सोर्स। ठीक है, तो जो स्टेबल सोर्स है हमारा नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, मतलब कि जो हम फंड कर रहे हैं एक तरीके से एक्टिविटी को, तो एक स्टेबल सोर्स से अगर हम फंड कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा रेजिलियंस प्रमोट करता है, मतलब कि कोई पैसा चाहिए, हमारे पास एक सोर्स है स्टेबल है, हम वहाँ से पैसा लेकर दे दिए। काउंटर साइक्लिकल बफर बेसिकली क्या होता है, ये मैकेनिज्म होता है जो अलाउ करता है बैंक को टू बिल्ड अप द कैपिटल बफर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ। अगर जैसे मान लो कि बैंक का पैसा बढ़ रहा है, क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, एक कैपिटल हमें बिल्ड करना है। ठीक है, जो हम एब्जॉर्व करेंगे, जो एक तरीके से अगर बैंक का लॉस जाएगा तो इस जो बफर हम अपने पास रखेंगे वहाँ पे इसको हम लगा सकते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो टियर 1 कैपिटल अपॉन एक्सपोजर मेजर, ठीक है, उससे रिलेटेड करता है। एक्सपोजर मेजर का मतलब वही हो गया कि हमारे पास टियर 1 कैपिटल कितना है अपन टोटल कैपिटल, एक तरीके से एक्सपोजर मेजर हमारे पास टोटल कितना एक्सपोजर है। LCR के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट टियर 1 कैपिटल जो होते हैं, और टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर द नेक्स्ट 30 डेज। तो 30 डेज में हम कितना नेट कैश को एक तरीके से आउटफ्लो कर रहे हैं अपॉन हाई कैपिटल लिक्विड एसेट। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो के बारे में बात करें तो कितना फंडिंग हमारे पास अवेलेबल है और कितना रिक्वायर हमें चाहिए। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात करें तो कैपिटल टियर 1 टियर 2 अपॉन रिस्क वेटेज एसेट। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक के बारे में बात करें तो RBI ने रिलीज़ किया 2024 में, इसमें 3 बैंक है, हमारा SBI है, ठीक है, और HDFC है और ICICI है। ठीक है, तो ये उसे टू बिग टू फेल होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि 2% ऑफ द, जैसे कोई भी बैंक का जिसका बैंक की साइज़ है, ठीक है, उसकी जो परसेंटेज है वो GDP के 2%, जो कंट्री की GDP उसके 2% से ज़्यादा है तो उसको हम लोग DSIB के लिस्ट में डालते हैं। ठीक है, तो 5 बकेट इसमें होते हैं, जिसमें कि एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1, ठीक है, रिक्वायरमेंट होता है एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेज एसेट। तो ये एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। अगर बकेट 1 के बारे में बात करें तो हमें एक लोवेस्ट CET मेंटेन करना होता है और बकेट 5 में हमें हाईएस्ट CET मेंटेन करना होता है। CET क्या है, कॉमन इक्विटी टियर 1। ठीक है, इन केस ऑफ द फॉरेन बैंक having the branch present in India, global systematically important bank has to maintain additional CET tier 1 सरचार्ज, कैपिटल सरचार्ज। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिलीज़ करता है लिस्ट ऑफ द GSIB। ये किसका पार्ट है, हमारा RBI का पार्ट है। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा। WPI के बेस ईयर के रिवीजन की बात चल रही है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है कि WPI होता क्या है, ये मेज़र करता है एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द फिक्स सेट ऑफ गुड्स एट द पॉइंट ऑफ द बल्क सेल, ठीक है, होल मार्केट में इन द कमर्शियल ट्रांजेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ द टाइम।
ठीक है। तो वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन किसको बनाया जा रहा है, तो रमेश चंद्र, मेंबर ऑफ जो नीति आयोग है उनका चेयरमैन बना रहा है, तो वो बेस ईयर को चेंज करने की बात करेंगे। कौन रिलीज़ करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये मेज़र करते हैं वेटेड एवरेज ऑफ द बास्केट ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो कौन कौन से कंपोजिशन बास्केट है, प्राइमरी आर्टिकल जिसमें कि 22.6 होता है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम बात करते हैं तो 64.2, तो सबसे ज़्यादा ये होता है। फ्यूल में हमारा 13.2 होता है, प्राइमरी आर्टिकल में 22, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। कंसिस्ट ऑफ 3 सब ग्रुप, मिनरल और इलेक्ट्रिसिटी होता है इसमें। यहाँ पे हमारा क्या होता है, 4 सब ग्रुप होता है, फूड, नॉन फूड, मिनरल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करते हैं WPI क्यों नीड है, तो ये पता ही चल जाता है हमें कि क्या नीड है, जो भी आएगा बता देंगे। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, तो ये बेसिकली करता है एवरेज चेंज इन द प्राइस अ प्रोड्यूसर रिसीव फॉर गुड्स और सर्विस सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट या एक्सपोर्ट। तो जो भी प्रोड्यूसर प्राइस रिसीव करता है कोई भी एवरेज चेंज में, अगर कोई वो गुड या सर्विस बेचता है डोमेस्टिक मार्केट में, उसके लिए जो भी एवरेज चेंज इन प्राइस उस प्रोड्यूसर को मिलता है, तो वहीं से हमें प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मिलता है। तो आउटपुट PPI होता है, इनपुट PPI होता है। आउटपुट PPI बेसिकली क्या होता है, ये मेज़र करता है एवरेज प्राइस चेंज ऑफ ऑल कवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्टिंग फ्रॉम एक्टिविटी एंड सोल्ड ऑन द डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट मार्केट। इनपुट PPI के बारे में बात करते हैं, तो ये मेज़र द चेंज इन द प्राइसेज ऑफ ऑल इंटरमीडिएट इनपुट यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय स्पेसिफाइड सेक्टर इन द इकोनॉमी। नीड टू रिप्लेस WPI बाई PPI, तो मल्टीपल काउंटिंग बायस है, एक्सक्लूजन ऑफ सर्विस है, एक्सक्लूजन ऑफ टैक्सेस है, और एडवांटेज ऑफ PPI है। अगर मल्टीपल काउंटिंग बायस के बारे में बात करें, WPI हैज़ इनबिल्ट बायस ड्यू टू द डबल या मल्टीपल काउंटिंग ऑफ द सेम प्रोजेक्ट। एक्सक्लूजन ऑफ सर्विस के बारे में बात करें, WPI ऑल्सो एक्सक्लूड करता है सर्विस सेक्टर। ठीक है, जो कि 55% ऑफ द GDP है। ठीक है, तो इसको ये एक्सक्लूड करता है। ये टैक्सेस को एक्सक्लूड करता है। ठीक है, न्यू WPI 2011-12 सीरीज़ कंसिडर ओनली बेसिक प्राइस, नॉट टैक्सेस को वो इंक्लूड नहीं करते हैं। तो एडवांटेज ऑफ PPI बेसिकली यही है कि ये सर्विस को कवर करता है और ये एक्सक्लूड करता है इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सक्लूड करता है। इंटरनेशनल प्रोमिनेंस ऑफ PPI बीइंग यूज्ड, एडवांस इकोनॉमी USA PPI को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे WPI में एक बाइसिंग होती है, सर्विस का एक्सक्लूजन होता है, टैक्सेस का भी एक्सक्लूजन होता है। तो अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करें, CPI के बारे में बात करें, तो CPI कौन रिलीज़ करता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO रिलीज़ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और WPI को कौन रिलीज़ करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो आता है। ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, DPIIT, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, DPIIT, ये कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और ये जो CPI है, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, MOSPI, ये इसको करता है। इसका बेस ईयर क्या है, 2012 है। कंपोजिशन है इसमें है हमारा गुड्स है, सर्विसेज है, फूड लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सब है। द वेट ऑफ CPI बास्केट बेस्ड ऑन द एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर टेकन फ्रॉम द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर सर्वे से निकाला जाता है। तो दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज़ ध्यान रखनी है, WPI को कौन रिलीज़ करता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और CPI को रिलीज़ करता है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। इसका बेस ईयर 2012 है। और WPI का जो बेस ईयर है वो कितना है हमारा, 2011 है। ठीक है, 2011-12 है वो बेस ईयर है। अदर की डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो रीजनल रूरल बैंक के बारे में बात हुई है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है 4th फेज़ कंसोलिडेशन ऑफ द रीजनल रूरल बैंक एज पर द रिपोर्ट। तो रीजनल रूरल बैंक के बारे में बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप 1975 में, आफ्टर प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस विच वर लेटर रिप्लेस बाय द रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976।
ठीक है। तो नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप ने एक तरीके से रिकमेंड किया था, तो इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। तो एक तरीके से रूरल इकॉनमी को, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मुझे डेवलप करना था रूरल इकॉनमी को, और प्रोवाइड करना था क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी पर्टिकुलरली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर और स्मॉल एंटरप्रेन्योर को। शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 50% है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद 15% है, और स्पॉन्सर्स बैंक के बाद 35% है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। किसकी शेयर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास कितना शेयर है, 50% है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना है, आरआरबी का 15% है, और जो स्पॉन्सर बैंक, जो बैंक इसको स्पॉन्सर कर रहा है उसके पास कितना है, 35% है। दे आर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट बैंक regulated by RBI and supervised by नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। तो इनको रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेट करता है इनको आरबीआई, और सुपरवाइज कौन करता है, सुपरवाइज करता है नाबार्ड। ठीक है। किसकी बात हो रही है, ये हमारी आरआरबी की बात हो रही है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। आरआरबी, आरआरबी कब बना था हमारा, 1975 में एक तरीके से इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। और एक्ट बना था, आरआरबी एक्ट बना था 1976 में बना था। नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप ने एक तरीके से इसको क्या किया था, रिकमेंड किया था। क्रेडिटर प्राइमली यूज रूरल एरिया, हाउएवर में ऑल्सो सेटअप ब्रांचेज इन अर्बन, अर्बन एरिया में भी ब्रांचेस का हम लोग सेटअप कर सकते हैं। आरआरबी हैज़ बिन कंसोलिडेटेड इन अ फेज मैनर में इसको कंसोलिडेट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर व्यास कमेटी 2001 में। ठीक है। 2001 में डॉक्टर व्यास ने एक तरीके से रिकमेंड किया था कि आरआरबी को एक फेज मैनर में कंसोलिडेट करो। आरबीआई ने एक प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग सेट की है कि 75% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग एडवांस फॉर द आरआरबी एज अगेंस्ट 40% फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो इन्होंने क्या बोला था कि जैसे मान लो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है, तो आपको 75% जो पैसा है आउटस्टैंडिंग है वो आपको किस में देना है, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना है। जबकि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं आपको कितना देना है, 40% देना है। द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ आरबीआई इज़ लिमिटेड और डिस्ट्रिक्ट में नोटिफाई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बात हो रही है, तो रिसेंटली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपनी 7th फाउंडेशन डे को एक तरीके से मार्क किया हुआ है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 2018 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि 100% ऑफ इक्विटी कौन ओन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कर रही है। ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 2018 में। अभी ये 7वां अपना फाउंडेशन डे इन्होंने बनाया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर, जिसमें कि 100% ऑफ जो इक्विटी है इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड एवरी हाउस होल्ड एंड एसेस टू एफिशिएंट बैंकिंग सर्विस एंड इनेबल देम टू बिकम फाइनेंशियली सिक्योर एंड एम्पावर बाय लेवरेजिंग पोस्टल नेटवर्क। सर्विस की ऑफर करते हैं, सेविंग और करेंट अकाउंट, एक तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बिल एंड यूटिलिटी पेमेंट एंड एक्सेस टू थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सच एज लोन एंड इंश्योरेंस। इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम पेमेंट बैंक के बारे में बात करें तो पेमेंट बैंक एक डिफरेंशिएटेड बैंक है जो कंसेप्चुलाइज किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमेटी। ठीक है। तो पेमेंट बैंक को कितने रिकमेंड किया था, तो नचिकेत मोर ने एक तरीके से इसको रिकमेंड किया हुआ था। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं, आरबीआई ने कंसेप्चुलाइज किया था। ठीक है। ये एक डिफरेंशिएटेड बैंक है, ऑब्जेक्टिव इसका यही है, टू वाइडन द स्प्रेड ऑफ द पेमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेसेस, लो इनकम हाउस होल्ड, वहाँ पे इनको देना है। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग या करेंट अकाउंट, हाउएवर दे कैन नॉट एक्सेप्ट टाइम या अनआरआई डिपॉजिट। तो ये जो पेमेंट बैंक है, जो भी पेमेंट बैंक है, इनको डिमांड डिपॉजिट अगर आप जमा करने जाओगे तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे, बट अगर कोई टाइम डिपॉजिट है या फिर कोई एनआरआई डिपॉजिट है तो ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। दीज बैंक कैन नॉट इशू लोन एंड क्रेडिट कार्ड, हाउएवर दे कैन इशू एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एंड प्रोवाइड ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ना तो क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं ना ही लोन से दे सकते हैं, बट ये एटीएम तो आपको दे सकते हैं, एटीएम कार्ड दे सकते हैं, डेबिट कार्ड दे सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज भी दे सकते हैं, बट दे कांट गिव यू लोन्स। ये लोन नहीं देंगे और क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दो, ये सब क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि भाई जैसे मान लो पेमेंट बैंक है, क्या वो लोन दे सकता है, नहीं दे सकता, क्रेडिट कार्ड दे सकता है, नहीं दे सकता है, बट क्या वो एटीएम दे सकता है, यस दे सकता है, डेबिट कार्ड दे सकता है, दे सकता है, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज दे सकता है, यस दे सकता है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, टाइम डिपॉजिट नहीं, एनआरआई डिपॉजिट नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने 26th आरबीआई गवर्नर को एक तरीके से नेम किया है।
इसका कौन अपॉइंट करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एज़ पर आरबीआई एक्ट ऑफ द 1934। तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ 1937 वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख 1943 से 1949 पहले इंडियन गवर्नर ऑफ द बैंक थे। पहले ऑसबॉर्न स्मिथ थे, पहला गवर्नर जनरल ऑफ द रिजर्व बैंक थे, गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक। फिर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, तो CDD, ये बने थे 1943 से 1949 में। तो पहले ये इंडियन गवर्नर ऑफ द बैंक थे। अगर हम प्रोसेस देते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, ठीक है, एक एक फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी होती है जिसमें कि कैबिनेट सेक्रेटरी, करंट आरबीआई के गवर्नर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी एंड 2 इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर फाइनल अपॉइंटमेंट इज़ मेड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट जो होती है जिसको कि पीएम हेड करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं किसको? आरबीआई को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेम किया हुआ है 26 आरबीआई गवर्नर को। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, कैसे? एज़ पर आरबीआई एक्ट 1934 में। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी होती है जिसमें कि कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, आरबीआई के करंट गवर्नर होते हैं, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी होते हैं, 2 इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर फाइनल अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट एक तरीके से बनाती है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। टेन्योर के बारे में बात करें तो इनका जो ऑफिस है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज़ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स देम वाइल अपॉइंटिंग, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप द कमिटी टू डेवलप द फ्रेमवर्क फॉर द रिस्पॉन्सिबल एथिकल इनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंशियल सेक्टर। 8 मेंबर कमिटी हेडेड बाय द पुष्पक भट्टाचार्य। इट विल रिकमेंड द फ्रेमवर्क असेसिंग करेंट लेवल ऑफ एडॉप्शन AI इन द फाइनेंशियल सर्विस। तो AI से रिलेटेड बात हो रही है। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, ठीक है, FCNRB, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट सपोर्ट फॉरेन फ्लो। आरबीआई ने हाइक किया है रेट सीलिंग ऑन FCRB अकाउंट टू सपोर्ट फॉरेन फ्लो। देखो, FCNRB है क्या? ये क्या होता है? टर्म डिपॉजिट अकाउंट होते हैं। टर्म डिपॉजिट अकाउंट दैट कैन बी ओपनड बाय NRI या द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन परमिटेड फॉरेन करेंसी विच इज़ फ्रीली कन्वर्टिबल। कोई एक फॉरेन करेंसी है जो फ्रीली कन्वर्टिबल है, तो कोई NRI मान लो आता है या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आता है, वो एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, अदर होता है हमारा नॉन रेसिडेंशियल रुपी अकाउंट, NRE होता है जिसमें सेविंग करेंट रिक्रूटिंग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है जो NRI PIO इंडियन रुपीज़ में एक तरीके से करते हैं। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट होता है जिसमें कि सेविंग करेंट रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। फाइनेंस और टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली नीति आयोग ने रिलीज़ किया है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 to throw light on the fiscal status at sub-national level and guide policy reform for sustainable and resilient economic growth। रिसेंटली नीति आयोग ने रिलीज़ किया है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 और थ्रो किया है लाइट ऑन फिस्कल स्टेटस एट सब नेशनल लेवल और गाइड पॉलिसी रिफॉर्म फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर फिस्कल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज़ किया है भाई, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया है? बस ये याद रखो, नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। अगर इसके इंडेक्सेस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी, 5 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है ये। इंडेक्स रैंक स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट फिस्कल इंडेक्स, ठीक है, सब 9 इंफॉर्मेशन, ठीक है, अचीव करता है 50 40। उड़ाओ भाई, उड़ाओ इसको भाई, क्या चीज़ें हैं। की फाइंडिंग और FHI, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है।
बस ये याद रखो कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, नीति आयोग रिलीज़ करता है। इसके 5 मेजर इंडिसेस हैं, क्वालिटी एंड एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है, फिजिकल प्रूडेंस है, डेट इंडेक्स है और डेट सस्टेनेबिलिटी। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है, आपने एक्सपेंडिचर कर दिया को किस क्वालिटी को आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, रेवेन्यू को कैसे मोबिलाइज कर रहे हो, फिजिकल प्रूडेंस आपके अंदर कितनी है, डेट इंडेक्स क्या है और डेट सस्टेनेबिलिटी क्या है। स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट 2024-25 रिपोर्ट, आरबीआई ने रिलीज़ किया हुआ स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट 2024-25 रिपोर्ट विद द थीम फिजिकल रिफॉर्म बाय स्टेट। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, गवर्नमेंट कंटेन ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट विद 3% ऑफ द जीडीपी ड्यूरिंग 2021-22-23। तो जीएफडी बेसिकली क्या है, इंडियन स्टेट फेल फ्रॉम एवरेज 4.3% ऑफ जीडीपी 1998 टू 2.7% ऑफ द जीडीपी। अगर रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात करते हैं तो स्टेट ने रेवेन्यू डेफिसिट 0.2% ऑफ द जीडीपी का एक तरीके से मेंटेन किया हुआ है 2021-22 से 2023-24। एक्सपेंडिचर क्वालिटी इंप्रूव के बारे में बात करें, डेट ऑफ द स्टेट के बारे में बात करें तो डिक्लाइन हुआ है 31.8% ऑफ जीडीपी मार्च 2004 से 28.5% ऑफ जीडीपी मार्च 2024। तो 31 से मतलब एक तरीके से पिछले 3 डिकेड में जो डेट हुए हैं स्टेट के वो डिक्लाइन हुए हैं। तो ये एक तरीके से पूछ सकता है कि लास्ट 30 ईयर द डेट हैज़ बिन डिक्लाइन। स्टडी अगर ले देगा तो नहीं। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी और एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत इन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि 20% ऑफ द होना चाहिए। इट रिमेन वेल अबव 20%। एफआरबीएम एक्ट 2003 के बारे में बात करें तो इसको जुलाई 2024 में इन्फोर्स किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको इंटर जनरेशनल इक्विटी इन फिजिकल मैनेजमेंट एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। ये बेसिकली फिजिकल डेफिसिट को एक तरीके से लिमिट प्रेस्क्राइब कर रहे थे जो प्रेजेंट डे बोरोइंग वुड बी बॉर्न बाय द फ्यूचर जनरेशन। जो आज हम बोरो कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन बॉर्न करेगा। तो इन्होंने 4 बार अमेंड किया था 2004, 2012, 2015, 2018। टारगेट है कि फिजिकल डेफिसिट 3% ऑफ द जीडीपी का होना चाहिए और कंटेनिंग जनरल गवर्नमेंट डेट 60% ऑफ द जीडीपी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डेट 40% ऑफ द जीडीपी और स्टेट गवर्नमेंट का डेट कितना 20% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए बाई 2024-25 से। तो एफसीआरए एक्ट बेसिकली क्या होता है, जुलाई 2004 में एक तरीके से आया था जिसमें कि आपको इंटर जनरेशनल इक्विटी फिजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, 4 बार इसको अमेंड किया गया था। तो ये बेसिकली प्रिस्क्राइब ये करते हैं कि फिजिकल डेफिसिट को किसी एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में रहना चाहिए। तो ये फिजिकल डेफिसिट 3% ऑफ द जीडीपी में होना चाहिए और जिसमें कि जो गवर्नमेंट का डेट है वो 60% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट 40% होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट का डेट 20% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो आरबीआई ने नोटिफाई किया है द कैलेंडर फॉर इशुआंस ऑफ द टी बिल, वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया के बारे में बात करें तो ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके से एक्नॉलेज करते हैं गवर्नमेंट का डेट ऑब्लिगेशन के लिए। कौन इशू करता है, आरबीआई थ्रू एन ऑक्शन ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे टी बिल को एक तरीके से क्या किया जाता है, ऑक्शन किया जाता है। आरबीआई पब्लिक डेट ऑफिस के बारे में बात करेंगे तो आरबीआई पब्लिक डेट ऑफिस एक्ट एज अ रजिस्ट्री या डिपॉजिटरी। मेजर पार्टिसिपेशन कौन उसमें करता है, कमर्शियल बैंक करते हैं, प्राइमरी डीलर करते हैं, इशुएंस कंपनी करती है, कोऑपरेटिव बैंक करते हैं, आरआरबी करते हैं, म्यूचुअल फंड, रिटेल इन्वेस्टर, ये सब लोग करते हैं। तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में हम लोग देते हैं तो एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म जो कि लेस देन 1 ईयर होता है जिसको कि टी बिल्स बोलते हैं। ट्रेजरी बिल्स एक मनी मार्केट या शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से इशू करती है। ये ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी होती है जो एक तरीके से कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है। ज़ीरो कूपन का मतलब यही होता है कि कोई भी इंटरेस्ट ये नहीं देती है। इट इज़ इशूड एट डिस्काउंटेड एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू एट मेच्योरिटी। जैसे मान लो कि टी बिल है, ठीक है, उसकी जो फेस वैल्यू है 100 रुपये है, बट अगर कोई टी वैल्यू को ख़रीदने जाएगा, ट्रेजरी बिल को ख़रीदने जाएगा तो मान लो उसको 90 रुपये में मिल गया। तो 90 रुपये में मिल गया, जब वापस से वो इसको बेचेगा तो उससे 100 रुपये मिलेगा। तो ये एक डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ से मिल गया, फिर बाद में जब उसको बेचेगा तो उसको पूरा प्राइस मिल जाएगा, तो यहाँ से 10 रुपये का फ़ायदा हो गया।
तो यही बोल रहा है ये कि फेस वैल्यू पे मैच्योरिटी आने पे उसको रिडीम करते हैं। इसका जो 3 टेन्योर होता है 91 डे का होता है, 182 डे का होता है और 364 डे का होता है। तो इसी वजह से ये क्या हो गया शॉर्ट टर्म, क्यों? क्योंकि लेस देन 1 ईयर है। एक होता है कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल भी क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। मैच्योरिटी 91 दिन से कम होती है और इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010 मीट द टेम्प्रोरी मिसमैच इन द कैश फ्लो। इसको कौन इंट्रोड्यूस करता है? ये कैश मैनेजमेंट बिल एक शॉर्ट टर्म है जिसकी कि मैच्योरिटी 91 दिन से कम होती है। कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में बात करें तो क्या है, 91 डे से कम की आपकी एक तरीके से इसमें मैच्योरिटी होती है और 2010 में ये टेम्प्रोरी मिसमैच कैश फ्लो के बारे में बात कर रहा है। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म विथ ओरिजिनल मैच्योरिटी, लॉन्ग टर्म विथ ओरिजिनल मैच्योरिटी 1 ईयर और मोर, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी जो होती हैं। तो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये क्या होती हैं? दे कैरी या फिक्स या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है, जिसमें कि फेस वैल्यू या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे, जो कि 5 साल से लेकर 40 साल तक एक तरीके से इसकी मैच्योरिटी वैरी करती है। स्टेट डेवलपमेंट लोन के बारे में बात करें तो ये भी एक डेटेड सिक्योरिटी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट के हिसाब से इशू करते हैं, ठीक है। स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या होता है? हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट पे स्टेट गवर्नमेंट इशू करते हैं, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। नोट यहाँ पे क्या करना है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है टी बिल एंड बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी, वाइल द स्टेट गवर्नमेंट केवल बॉन्ड करता है, डेटेड सिक्योरिटी करता है, जिसको कि स्टेट डेवलपमेंट लोन हम लोग बोलते हैं। क्या एडवांटेज है भाई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एक तरीके से इन्वेस्ट करने का, कि ये एज अ कोलेट्रल फॉर द लोन का हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें रिस्क नहीं होता है, गिल्ट या एज, रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि कोई भी डिफ़ॉल्ट का रिस्क नहीं होता है। मैक्सिमम सेफ्टी क्योंकि सॉवरेन की गारंटी होती है। ऑफर वाइड रेंज ऑफ मैच्योरिटी फ्रॉम 91 डे टू 40 ईयर्स और ईजी टू सेल इन द स्टॉक मार्केट। क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है? तो जीसैप है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। आरबीआई एक ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है परचेस करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इट हेल्प, तो यही हेल्प करता है सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करने के लिए एक्सेसिव वोलाटिलिटी फेस्ड बाय द मार्केट पार्टिसिपेशन इन जीसेक। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको will have the facility to open and maintain a retail direct gilt account with RBI Access GSEC प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनके पास एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट होता है जहां से आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरीके से इन इन्वेस्टर को एक्सेस करा सकती है। अगर हम स्कीम के बारे में बात करें तो स्कीम फॉर नॉन competing building facility in auction of GSEC introduced by RBI to encourage retail participation in primary market for GSEC and state development loans। सॉवरेन बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। द 10 ईयर सॉवरेन बॉन्ड यील्ड फॉल्स नियर टू 1 ईयर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि बॉन्ड यील्ड क्या होता है, बॉन्ड प्राइस क्या होती है, इन सबसे रिलेटेड हम चीज़ें बात करेंगे। तो देखते हैं सॉवरेन बॉन्ड, सबसे पहले समझते हैं ये है क्या। इट इज़ अ स्पेसिफिक डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो सॉवरेन बॉन्ड है तो कौन इशू करेगा? हमारा गवर्नमेंट इशू करेगा। इट कैन बी डिनोमिनेटेड इन बोथ इन फॉरेन या डोमेस्टिक करेंसी। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? फॉरेन करेंसी भी यूज़ कर सकते हैं और डोमेस्टिक करेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। कौन इशू करता है? हमारा गवर्नमेंट इशू करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉवरेन बॉन्ड बोलते हैं। It promised to pay the buyer a certain amount of interest for a stipulated number of year and repay the face value on maturity, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने कोई एक सॉवरेन बॉन्ड लिया, तो जिसने भी लिया तो उससे सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर के लिए आपको क्या बनेगा? कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट या 20% का इंटरेस्ट, जो भी तय किया रहेगा वो इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। फिर उसके बाद जैसे ही मैच्योरिटी होगी तो आपको जो जितना भी आपने इन्वेस्ट किया वो पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो इसका बेसिकली मतलब यही है कि आप यहाँ पे पैसा लगाएंगे और उस पैसे का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलने के बाद आप वो पैसा मैच्योरिटी पे निकाल सकते हैं। तो आपको न 1 रुपया का फ़ायदा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड
प्राइस के बारे में बात करते हैं तो क्या बोला जाता है कि जो बॉन्ड प्राइस होता है ये प्रोपोर्शनल होता है इन्वर्सली बॉन्ड यील्ड के। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखो कि अगर हमारा क्या हो रहा है कि बॉन्ड यील्ड अगर मेरा इंक्रीज़ कर रहा है तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, वाई गवर्नमेंट प्रेफर सॉवरेन बॉन्ड, क्यों प्रेफर करता है, क्योंकि दो ऑप्शन होते हैं। हाँ, टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इधर टू रेज टैक्स या इशू बॉन्ड। ठीक है, तो टैक्स को कोई अनपॉपुलर होता है तो वो बॉन्ड इशू कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है। बॉन्ड यील्ड के बारे में बात करें तो इट इज़ द इंटरेस्ट रेट दैट इशूअर या गवर्नमेंट पे ऑन इशूइंग द बॉन्ड। इट इज़ अ रिटर्न रियलाइज्ड बाई अ बॉन्ड इन्वेस्टर। ठीक है, तो वही है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड इशू किया, आपने उस बॉन्ड को परचेज़ किया, मान लो 100 रुपया दिया। अब 100 रुपया गवर्नमेंट के पास है, आपके पास बॉन्ड हो गया। अब इस 100 रुपये में गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, 10% मान लो इसका इंटरेस्ट दे रही है। तो अब जो यील्ड है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड यील्ड बोल रहे हैं। ठीक है, ये तीन प्राइमरी फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्रेडिट वर्थिनेस, कंट्री रिस्क और एक्सचेंज रेट पे। ठीक है, कंट्री विद वोलाटाइल इकोनॉमी एंड हाई इन्फ्लेशन रेट हैव टू इशू हायर इंटरेस्ट रिटर्न। ठीक है, और बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस बॉन्ड यील्ड में क्या रिलेशन है कि ये बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में यही रिलेशन है कि अगर हम क्या करते हैं, प्राइस एक इन्वर्सली रिलेटेड है। As the price of bond grow up, the yield goes down. Conversely, as the yield goes up, the price of the bond goes down. ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि बॉन्ड प्राइस जो प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड यील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये 200 बढ़ गया। ठीक है, तो जो यील्ड होगा वो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। तो मतलब बॉन्ड प्राइस हमने बढ़ा दिया तो बॉन्ड यील्ड आपका कम हो जाएगा। अदर की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो सेस और सरचार्ज के बारे में बात करते हैं। तो चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन ने हाईलाइट किया है कंसर्न रिलेटेड सेस एंड सरचार्ज। आर्टिकल 270 और 271 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेस और सरचार्ज के बारे में बात कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको याद रखना चाहिए। 270 किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो 270 बात करता है हमारा सेस के बारे में बात करता है, और 271 हमारा बात करता है सरचार्जेस के बारे में बात करता है। तो अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना होगा कि सेस क्या होता है और सरचार्ज क्या होता है। अगर सेस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स लेवाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, एक टैक्स लिवाई करती है। किस पे टैक्स लिवाई करती है, ये टैक्स जो लिवाई करती है गवर्नमेंट, टैक्स लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन टैक्स जो होता है विथ स्पेसिफिक परचेज टिल द टाइम ऑफ गवर्नमेंट गेट्स इनफ मनी फॉर दैट पर्पज, जैसे एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस। तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या कर रही है कि टैक्स पे टैक्स लगा दिया, किसके लिए, किसी एक स्पेशल पर्पज़ के लिए, एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज टिपिकली इम्पोज्ड इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग टैक्सेस। ठीक है, में फिक्स और कैलकुलेटेड एड वोलरेम, ठीक है, जो कि परसेंटेज बेस्ड टैक्स होता है। फंड आर क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो जो भी यहाँ से सेस से हमें चार्जेस मिलते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, CFI में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। एंड विड्रॉल ओनली ऑन पार्लियामेंट जब अप्रूवल देगी तभी विड्रॉ होगा। ठीक है, इट इज़ और इसको स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता। सरचार्ज के बारे में बात करें तो ये एक एडिशनल टैक्स इम्पोज होता है एग्जिस्टिंग ड्यूटी टैक्सेस, स्पेशली टैक्स ऑन टैक्स पे। सरचार्ज कोई एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रिक्वायर नहीं होता है, यूनियन गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है टू यूज़ द प्रोसीड। ये भी फंड कहाँ पे क्रेडिटेड होता है, CFI में क्रेडिटेड होता है। ठीक है, ये नेट प्रोसीड से एक तरीके से हम लोग इसको आउट रखते हैं, अनलाइक अदर टैक्स अंडर द डिविजिबल पूल शेयरिंग विद द स्टेट। अगर प्रिंसिपल पर्पज़ टेस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन्होंने इशू किया हुआ है, क्या इशू किया हुआ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने इशू किया हुआ है एक अपडेटेड गाइडेंस फॉर अप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल पर्पज़ टैक्स अंडर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट
टू कर्ब रेवेन्यू लीकेज। ठीक है, तो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट बेसिकली किससे रिलेटेड है, हमारा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड है। प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट किससे रिलेटेड है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड है, कि कहीं पे अगर रेवेन्यू का लीकेज हो रहा है तो उसको हमें पकड़ना है, कम करना है। किसने इशू किया हुआ है, गाइडलाइन को किसने अपडेट किया हुआ है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इसको एक तरीके से अपडेट किया हुआ है। अगर नई गाइडलाइन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने एग्जेम्प्ट किया है सर्टेन प्रोविज़न अंडर इंडिया साइप्रस डी डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इंडिया मॉरिशस और इंडिया सिंगापुर। ठीक है, तो गाइडेंस ऑल्सो रिकॉग्नाइज नज टैक्स अथॉरिटी रिफर टू द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में बात की गई है। एक्शन प्लान 6 और यूएन मॉडल टैक्स कन्वेंशन के बारे में ये बात कर रहे हैं। बीईपीएस एक्शन बेसिकली क्या है, प्लान 6 एड्रेस करता है ट्रिटी शॉपिंग। ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल टैक्स रूल है जो एम करता है प्रिवेंट ऑफ द मिसयूज ऑफ द टैक्स ट्रीटी को। ठीक है, ये की प्रोविज़न है मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट द टैक्स ट्रीटी रिलेटेड टू द प्रोविज़न प्रिवेंट बीईपीएस। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो ये जो तो हमारा है पीपीटी है, ये चेक करता है वेदर द बिजनेस अरेंजमेंट इज़ जेन्युइनली कॉमर्शियल या क्रिएटेड टू अवॉइड द टैक्स। यूएन रिपोर्ट लाउड इंडिया जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग जीआरबी, तो इन्होंने प्रशंसा की है, क्या प्रशंसा की है कि द चार्टिंग न्यू पाथ ऑफ द जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट एशिया पैसिफिक रीजनल रिपोर्ट ऑन बीजिंग 30 रिव्यू, यूएन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक स्कैप एंड यूएन ह्यूमन। जीआरबी एट जेंडर बजटिंग है क्या कि अ टूल फॉर जेंडर मेन स्ट्रीम के लिए विच यूज बजट टू एंट्री पॉइंट टू मेक जेंडर लेंस टू इंटायर पॉलिसी प्रोसेस। इट इज़ नॉट अ सेपरेट बजट, इट ऑल्सो डज नॉट अबाउट टू स्पेंडिंग द सेम ऑन वुमेन एंड मेन। अगर जीआरबी के बारे में बात करें, हम जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग के बारे में बात करें तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2005-06 में किया था। ठीक है, जेंडर बजट स्टेटमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट बजट में। ठीक है, नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें कि ये स्कीम के बारे में बात करते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, और पार्ट बी में ये dominant share in the budget comprising the scheme and allocated minimum 30% toward the women. It come under the Samarth sub scheme of the Mission Shakti. अब हम बात करते हैं 3.3 में पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। ओके, ओके। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में बात हो रहा है। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने इशू किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फॉर बैनिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएसए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल डॉलर। ऑर्डर इशू किया है कि आपको बैन करना है, आपको स्टेबलाइज नहीं करना है। ठीक है, सेंट्रल डिजिटल बैंक करेंसी डिजिटल डॉलर को। डिजिटल करेंसी बेसिकली क्या होती है, ये एक मनी होती है दैट इज़ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ओनली इन डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। डिजिटल कंप्यूटर से इसको एक्सचेंज किया जा सकता है। डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद कंडीशन प्रोग्राम इनटू टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग।
इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग द यूएस डॉलर या स्विफ्ट सिस्टम। 3 प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी होती है, सीबीडीसी होती है और स्टेबल कॉइन होती है। ठीक है, ये रेगुलेट करता है जनरेशन ऑफ द न्यू यूनिट एंड सिक्योर करता है ट्रांजैक्शन यूजिंग द क्रिप्टोग्राफिक मेथड। इसमें ब्लॉकचेन लेज़र का एक तरीके से यूज़ किया जाता है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, एग्जांपल बिटकॉइन। अगर हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में बात करें तो डिजिटल वर्जन ऑफ द फिएट करेंसी होता है, जो सेंट्रल बैंक एक तरीके से क्या करता है, इसको इशू करता है। ये मेंटेन करते हैं रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी ऑफ द ट्रेडिशनल करेंसी। ये सेंट्रलाइज्ड होते हैं, एग्जांपल डिजिटल रुपी होते हैं। स्टेबल कॉइन के बारे में बात करें तो दे आर बैक्ड बाय द अंडरलाइंग एसेट रिजर्व बाय द रिजर्व या बाय एल्गोरिदम दैट मॉडिफाई द सप्लाई बेस्ड मार्केट डिमांड, डिज़ाइन टू हैव द कांस्टेंट वैल्यू इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल करेंसी। ये सेंट्रलाइज्ड या हाइब्रिड होते हैं। अगर सीबीडीटी के बारे में बात करें तो ये एक लीगल टेंडर है और सेंट्रल बैंक लायबिलिटी इन द डिजिटल एंड डिनोमिनेटेड इन द सॉवरेन करेंसी। ठीक है, सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट आरबीआई के बारे में बात कर रहा है। लीगल टेंडर बेसिकली क्या होता है, एक मनी होती है जो इशूड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी एंड कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ द ट्रांजैक्शन। अगर हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में बात करें तो होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है और रिटेल होती है। होलसेल का मतलब क्या होता है कि ये बैंक या अदर लाइसेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंटर बैंक पेमेंट होते हैं उनके ट्रांजैक्शन के लिए होता है। रिटेल के लिए अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, वाइल डिजिटल वॉलेट, स्मार्टफोन ऐप उनसे रिलेटेड होता है। 2 मॉडल ऑफ द रिटेल सीबीडीटी होती है, टोकन बेस्ड सीबीडीटी और अकाउंट बेस्ड सीबीडीटी। ये इनेबल करते हैं एनोनिमस ट्रांजैक्शन को टोकन वाला, प्राइवेट या पब्लिक की ऑथेंटिकेशन के थ्रू, और अकाउंट बेस्ड में डिजिटल आइडेंटिफिकेशन हमें चाहिए होता है, जैसे डी कैश, ईस्टर्न कैरेबियन। सैंड डॉलर के बारे में बात करें तो बहामास बिकम फर्स्ट कंट्री टू इशू लॉन्च सीबीडीसी इन 2020। अगर डी कैश के बारे में बात करें तो ये ईस्टर्न कैरेबियन कंट्री यूनियन है जिन्होंने लॉन्च किया डिजिटल करेंसी और बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एम्ब्रेस ब्लॉकचेन बेस्ड सीबीडीसी। अगर हम इंडिया डिजिटल रुपी के बारे में बात करें तो ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ द फिएट मनी है, इशूड बाय रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये एक सॉवरेन करेंसी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके से इशू करती है इन अलाइनमेंट विद द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी से क्यों अलाइन करती है, इन्फ्लेशन न बढ़े। इट इज़ करेंटली इन पायलट मोड ऑन गोइंग विद 15 बैंक सिंस दिसंबर 2022 to test and explore the feature and technology applicable of the digital rupees. It is available in the same denomination as the physical currency. It is a legal tender liability of the RBI. ठीक है, इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक या कैश। एमब्रिज प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, एज पर द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS प्रोजेक्ट एमब्रिज रिच मिनिमम वायबल प्रोडक्ट स्टेज मीट 2024। प्रोजेक्ट एमब्रिज है क्या, जिसको कि 2021 में लॉन्च किया गया था। एमब्रिज एक क्रॉस बॉर्डर डिसेंट्रलाइज मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो एमब्रिज क्या है, क्रॉस बॉर्डर डिसेंट्रलाइज्ड मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म बेस्ड है नए ब्लॉकचेन एमब्रिज लेजर पे, जो कि बिल्ड किया गया है सपोर्ट करने के लिए रियल टाइम एंड पीयर टू पीयर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के लिए। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे एक तरीके से क्या है, बिल्ट है। अगर पार्टिसिपेंट के बारे में हम लोग बात करें तो ये BIS इनोवेशन हैब इन कोलैबोरेशन विद 4 सेंट्रल बैंक ऑफ द चाइना, थाईलैंड एंड UAE एंड हांगकांग। सऊदी सेंट्रल बैंक ने ज्वाइन किया 2024 में। देयर आर मोर देन 31 ऑब्जर्विंग मेंबर इंक्लूडिंग RBI। सिमिलर ग्लोबल इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो ब्रिक्स ब्रिज और प्रोजेक्ट नेक्सस प्रपोज द पेमेंट सिस्टम बाय ब्रिक्स नेशन बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इनिशिएटिव दैट एम टू कनेक्ट द मल्टीपल डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम ग्लोबली। BIS के बारे में बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेसल स्विट्ज़रलैंड में है। बेसल स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसको 1930 में बनाया गया था हेग कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ठीक है, मैंडेट इसका बेसिकली यही है कि सपोर्ट करना है सेंट्रल बैंक को इन द परसूट ऑफ द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। एक्ट एज अ बैंक ऑफ द सेंट्रल बैंक का ये काम करता है। ओन्ड बाय द 63 सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग द RBI।
अदर की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो पैन परमानेंट अकाउंट नंबर 2.0 कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया पैन 2.0 प्रोजेक्ट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये एक ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है फॉर द री इंजीनियरिंग एंड बिजनेस प्रोसेस ऑफ द टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्विस थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन। इट विल बी एन अपग्रेड ऑफ द करेंट पैन 10 1.0 इकोसिस्टम। पैन क्या है? एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है, जैसे आपको पता है आपके पास पैन नंबर होगा। कौन इसको इशू करता है? तो ये प्रोटीन, एक फॉर्मली नोन एज द NSDL ई गवर्नेंस और UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड इसको करता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रोटीन प्लस UTIITSL, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? पैन को इशू करते हैं। बेनिफिट वही है, कॉमन आइडेंटिफायर फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन एक तरीके से काम करता है, डेटा कंसिस्टेंसी और सिंगल सोर्स ऑफ द ट्रूथ के बारे में बात करता है। पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में बात करें तो RBI ने JP मॉर्गन बैक फिनटेक कंपनी इन सोल्यूशन ग्लोबल ISG को ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में बात किया गया। ये एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं पेमेंट एग्रीगेटर, जो इनेबल करते हैं ऑनलाइन पेमेंट बाय द कस्टमर और एक्सेप्टेंस ऑफ द पेमेंट बाय द बिजनेस या ई-कॉमर्स। पेमेंट एग्रीगेटर एक कंपनी होती है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द कंपनी एक्ट 1956 एंड 2013। दे इनेबल करते हैं पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, ई वॉलेट। अनलाइक बैंक पेमेंट एग्रीगेटर, नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर रिक्वायर ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जिसके थ्रू थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन होता है। ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होल्डर होते हैं, ठीक है, टू मेक एंड रिसीव यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI थ्रू थर्ड पार्टी ऑनलाइन एप्लीकेशन। RBI ने अलाउ किया है PPI को, प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होल्डर को, कि आपको या तो पेमेंट करना है या रिसीव करना है UPI पेमेंट थ्रू थर्ड मोबाइल एप्लीकेशन। PPI बेसिकली क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंडक्ट करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को और रेमिटेंस फैसिलिटीज़ को अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर देयर इन मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट इन सब। PPI कैन बी इशूड बाय द बैंक एंड नॉन बैंक। तो ये याद रखना है कि पेमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बैंक इशू कर सकता है या नॉन बैंक इशू कर सकता है। तो इसको बैंक भी इशू कर सकता है और नॉन बैंक भी इशू कर सकता है। क्लासिफाइड अंडर द स्मॉल PPI एंड फुल KYC PPI। अब एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक्सटर्नल सेक्टर में हमारा क्या क्या है? सबसे पहले रूपी डिक्लेरेशन है हमारा, ठीक है। उसके बाद फ्रेमवर्क फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ FPI टू FDI, ठीक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना पड़ेगा। डॉलराइजेशन है, ये तो ठीक है। रेमिटेंसेज हैं, ये भी ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मोस्ट फेवर्ड नेशन है, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अमेंडमेंट इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हमें। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो GDP बेस ईयर रिवीजन है एंड और परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, इससे रिलेटेड है। इंडिया की डिजिटल इकॉनमी, उससे रिलेटेड है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है। नेशनल सैंपल, अदर की डेवलपमेंट जैसे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, वर्ल्ड बैंक रिलीज्ड एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, फिर एग्रीकल्चर एनालाइज सेक्टर को दौड़ा के पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं? एक्सटर्नल सेक्टर में रूपी डिप्रिसिएशन। देखो रूपी कैसे डिप्रिशिएट करता है। रूपी डिप्रिशिएट तभी करेगा जब रूपी की वैल्यू जो है मार्केट में कम हो जाएगी, मतलब कि डॉलर हमारे पास ज़्यादा आ जाएगा, डॉलर कम रहेगा और रुपया हमारे पास ज़्यादा रहेगा, तो रूपी डिप्रिशिएट कर जाएगा, ठीक है। इंडियन रुपी एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द US डॉलर हैज़ रीच टू 86 रुपया पे पहुंच गया है। तो ये शार्पेस्ट डिप्रिशिएशन इन द लास्ट 2 ईयर है। रूपी डिप्रिशिएशन बेसिकली क्या है? डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी रिलेटेड टू द फॉरेन करेंसी, टिपिकली US डॉलर या अदर मेजर जो एजेंसी होती हैं। एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या होते हैं? प्राइस ऑफ द वन करेंसी इन द टर्म ऑफ द अदर। तो इसमें हमारा नीर और रीर दोनों यहाँ पे हमारे आते हैं, ठीक है। तो नीर क्या होता है? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है और ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है। तो इस पर UPSC बहुत बार क्वेश्चन पूछ सका है, इसको एक बार पढ़ते हैं। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट इज़ द वेटेज एवरेज ऑफ द बाइलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ द होम करेंसी इन द टर्म ऑफ द फॉरेन करेंसी। ये क्या होता है? वेटेड
एवरेज ऑफ द बाइलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट। बाइलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है, अगर हम नीर में इंक्रीज़ करते हैं, इंडिकेट करता है अप्रिशिएशन ऑफ द लोकल करेंसी अगेंस्ट द वेटेज बास्केट ऑफ द करेंसी ऑफ इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, नॉर्मल एक्सचेंज रेट में अगर हमारा इंक्रीज़ हुआ है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में अगर हम लोग ने इंक्रीज़ किया है तो पैसा क्या होगा, रुपी क्या होगा, लोकल करेंसी क्या होगी, एक तरीके से अप्रिशिएट होगी। ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज रेट एक तरीके से क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट डिफाइंड एट द वेटेज एवरेज ऑफ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट एडजस्टेड फॉर रिलेटिव प्राइस डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसी। अगर हम रीर में इंक्रीज़ करते हैं तो एक्सपोर्ट हमारा एक्सपेंसिव हो जाएगा और इंपोर्ट चीपर हो जाएगा। तो इसका भी वही मतलब हो गया, एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव होने का मतलब क्या हो गया, पैसे की वैल्यू हमारी क्या होगी, एक तरीके से बढ़ गई है, तभी तो एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया है, क्योंकि हम कम पैसा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि $1 में मुझे कितने मिल रहे थे, 70 रुपये मिल रहे थे, तो अब $1 में मुझे कितने मिल रहे हैं, 60 रुपये मिल रहे हैं, तो रुपी क्या होगी, अप्रिशिएट होगी। मतलब दोनों अगर नीर हो या फिर रीर हो, अगर इन दोनों में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो रुपी हमारा क्या होगा, एक तरीके से अप्रिशिएट करेगा। क्यों अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि सिंपल सीधी सी बात है भाई, जब एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ रहा है तो अप्रिशिएट ही होगा। जब अप्रिशिएट होगा तो 70 से अगर 60 हुआ, 60 हुआ तो हमको $1 के बदले कि एक एक्सपोर्ट हम करेंगे तो मुझे डॉलर मिलेगा, फिर यहाँ आ गया अगर हम बजाएंगे तो हमको बस 60 रुपये मिलेगा। तो एक तरीके से 60 रुपये होगा तो एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से कॉस्टलियर हो जाएगा। ठीक है, तो रीर नीर के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है उसको भी हम देखेंगे। नीर रीर में क्या रिलेशन है कि R/N अगर हम लोग करते हैं, रीर अपॉन नीर, रीर अपॉन नीर, तो ये क्या होता है, डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपॉन फॉरेन प्राइस इंडेक्स। ठीक है, डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपॉन फॉरेन प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू जो भी हो, R प्रोपोर्शनल टू है हमारा नीर के। ठीक है, तो डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपॉन फॉरेन प्राइस इंडेक्स। तो अगर हमारा क्या हो रहा है कि फॉरेन प्राइस इंडेक्स अगर हमारा बढ़ेगा तो इसकी ओवरऑल वैल्यू घटेगी। जब इसकी ओवरऑल वैल्यू घटेगी तो हमारा क्या होगा, नीर घटे या बढ़े उस पर ये रिलेट करेगा। क्या क्या फैक्टर होते हैं, फैक्टर जानने की ज़रूरत नहीं है, वो आप बता लोगे। लिक्विडिटी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, कॉन्फिडेंस इन द सेंट्रल बैंक हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, कैपिटल आउटफ्लो हो गया, ट्रेड डेफिसिट हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। रुपी डिप्रिशिएशन का क्या इम्पैक्ट होता है, एक्सपोर्ट हमारा बूस्ट होता है, रेमिटेंस वैल्यू हमको ज़्यादा मिलती है और इफेक्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमको ज़्यादा मिलता है। इन नेगेटिव इम्पैक्ट में इंपोर्ट का कास्ट हमारा ज़्यादा होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे रुपया जब वीकन हुआ, मे ऑल्सो रिजल्ट इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ड्यू टू राइज इन एक्सपोर्ट। ठीक है, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट राइज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि देयर इज़ डिक्लाइन इन द एफडीआई का इनफ्लो डिक्लाइन हो जाएगा। मेजर टू टेकन स्टेबलाइज रुपी, तो हम जो भी मेज़र है, फॉरेन एक्सचेंज स्वेप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रमोटिंग इंटरनेशनल यूज़ ऑफ रुपी, ये सब कर सकते हैं। फ्रेमवर्क फॉर द रिक्लासिफिकेशन ऑफ FPI टू FDI। ठीक है, क्या क्या फ्रेमवर्क है, रिसेंटली RBI ने इशू किया हुआ है फ्रेमवर्क फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ FPI टू FDI। सेक्टर वेयर FDI इज़ परमिटेड, लॉटरी बिजनेस में है, गैम्बलिंग एंड बेटिंग में है, रियल एस्टेट बिजनेस एक्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ द टाउनशिप या REITs, निधि कंपनी में भी आप FDI कर सकते हो, और ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट TDR, चिट फंड में, सिगरेट टबैको मैन्युफैक्चरिंग में, सेक्टर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, इन सब में भी एक तरीके से FDI कर सकते हैं। अंडर करेंट रेगुलेशन FPI कैन होल्ड मैक्सिमम 10% ऑफ इंडियन कंपनी ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। ठीक है, FPI में आप केवल 10% ऑफ द इंडियन कंपनी का इक्विटी एक तरीके से क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, केवल 10% ऑफ द इक्विटी होल्ड कर सकते हैं। एक्सीडिंग दिस 10% कैप prescribed limit for FPI had previously left FPI with two choice: divesting, selling off of the surplus share, or reclassifying them as FDI. In the case of FPI intended to reclassify its FPI into FDI, the FPI shall follow the operational framework as given below. ठीक है, अगर जैसे मान लो कोई FPI किसी कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया 10% से, 10% कैप है FPI के लिए, अगर 10% से ज़्यादा पैसा लगाया तो उनको अपने आप को रिक्लासीफाई करना था कि भाई मैं FPI नहीं हूँ, मैं FDI हूँ।
तो क्या क्या ऑपरेशनल फ्रेमवर्क FPI CFDI में है? टू फैसिलिटेट रिक्लासिफिकेशन, द फैसिलिटी ऑफ रिक्लासिफिकेशन शैल नॉट परमिटेड टू द सेक्टर प्रोहिबिटेड इट फॉर FDI। तो उस उन सेक्टर में नहीं होगा जिसमें कि FDI प्रोहिबिटेड है, जैसे कि चिट फंड हो गया, गैम्बलिंग हो गई, ठीक है, गैम्बलिंग, बेटिंग, ठीक है, चिट फंड, इसमें सब में यहाँ जितनी भी कंपनी है यहाँ पे FDI प्रोहिबिटेड है भाई। टोबैको हो गया, चिट फंड हो गया, रियल एस्टेट बिजनेस हो गया, लॉटरी बिजनेस हो गया, गैम्बलिंग बेटिंग हो गया, रियल एस्टेट बिजनेस, इन सब यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिटेड है FDI। एफडीआई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूवल इसमें चाहिए FPI को, स्पेशली फ्रॉम लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज एंड नीड Indian investing company concurrence. Also, investors should be in adherence to entry route, sectoral cap, investment limit, pricing guideline. FBI reclassification would be guided by the Foreign Exchange Management Mode of the Payment Reporting Regulation 2019। डी डॉलराइजेशन के बारे में बात हो रही है, तो RBI डी डॉलराइजेशन का मतलब वही हो गया कि पैसे की रुपये की वैल्यू क्या करनी है, आपको बढ़ानी है, और डॉलर की वैल्यू कम। RBI गवर्नर ने क्लेरिफाई किया कि इंडिया हैज़ नॉट टेकन स्टेप toward de-dollarization rather than focus on de-risking its domestic trade from the geopolitical upheaval. What is de-dollarization? It aim to reverse dollarization, historical dominance of US dollar in global market, causing a significant reduction of its use in the world trade and financial transaction. Recent trade में India has allowed trade invoicing in Indian rupees with various currency including Russia, द रिसेंट ब्रिक्स। तो यही है कि मतलब कि डी डॉलराइजेशन का मतलब डॉलर का हम यूज़ नहीं करेंगे भैया, अपने पैसे का यूज़ करेंगे, तो उसमें हमारा फॉरेन मार्केट में पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। वाई कंट्री आर मूविंग टूवर्ड डी डॉलराइजेशन, वही है क्योंकि एक्सचेंज रेट का रिस्क होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल एक तरीके से बढ़ जाती है, और जियो पॉलिटिकल बेनिफिट भी होता है। रेमिटेंसेस के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंडिया सिक्योर 14.3% ऑफ द ग्लोबल रेमिटेंस 2024, हाईएस्ट शेयर ईवर। रेमिटेंस एक बेसिकली क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांसफर मेड बाय द इंडिविजुअल वर्किंग अब्रॉड टू सपोर्ट देयर फैमिली इन देयर होम कंट्री। 5 टाइप और रेसिपिएंट इंडिया है। इंडिया को 129 बिलियन का रेसिपिएंट मिला हुआ है कंपेयर टू 125 2023। मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान ड्रिवन बाय द रिकवरी जॉब इन द मार्केट इनकम, हाई इनकम कंपनी। चाइना का शेयर ग्लोबल रेमिटेंसेस में ड्रॉप हुआ है 5.3% इन द, और लोवेस्ट शेयर इन द 2 डिकेड में है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से हैं, तो शेयर स्केल ऑफ माइग्रेशन है, शिफ्ट स्केल ऑफ माइग्रेशन है, और ओके जो भी हो सिग्निफिकेंट पता चल जाएगा। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2024 में। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम यही है कि आप जैसे $2.5 लाख से ज़्यादा आप पैसा नहीं दे सकते हो। ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स आर अलाउड फ्रीली टू रिमिट अप टू $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी परमिसिबल करेंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेमिटेंस अंडर इट। द स्कीम इज़ नॉट अवेलेबल टू कॉरपोरेट पार्टनरशिप फॉर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट, इन सब के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। मोस्ट फेवर नेशन के बारे में बात करें तो WTO ने हाईलाइट किया हुआ है, ओवर 80% ऑफ द ग्लोबल मर्चेंटाइज ट्रेड इज़ ऑन मोस्ट फेवर्ड नेशन बेसिस। अगर मोस्ट फेवर नेशन बेसिस बारे में बात करें, ये प्रिंसिपल अंडरलाइन करती है कि कंट्री कैन नॉट normally discriminate between their trading partner. In the simple word, if any country grant someone a special favor such as the low custom duty rate, ठीक है, they has to do to all WTO member. The MFM is also priority, ठीक है, the principle embedded mainly in Article 1 of General Agreement Tariff and Trade 1994. Most favored nation is a priority in General Agreement on Trade in Services and Agreement on Trade related to Intellectual Property Right. Mechanism of implementation यही है कि member countries shall extend MFN status to each other automatically, ठीक है, and agreement schedule notified WTO member. India has extended MFN
मोस्ट फेवरेट नेशन टू मेनी कंट्री। एक्सेप्शन क्या है, ट्रेड पैक्ट हो गया, जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस स्कीम हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गई। काउंटर वेलिंग ड्यूटी बेसिकली क्या होती है, एडिशनल टैरिफ लिवाइड ऑन द इम्पोर्टेंट ग्रुप important goods a WTO member may impose once the presence of subsidized import has to be demonstrated। काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब यही होता है कि भैया आपने क्या किया कि बहुत ज़्यादा सामान एकदम जो है कि चीप मार्केट में लाने लगे, तो आपको काउंटर वेल करने के लिए वो कंट्री एक ड्यूटी लगा देगी कि चलो सामान तुम सस्ता लाए हो लेकिन टैक्स दो, तो ऑलरेडी उसका दाम बढ़ जाएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी का भी मतलब यही होता है कि सामान लाके, जैसे चाइना ने बनाया सामान लाके इंडिया में डंप कर दिया, अब इंडियन के जो यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनका दाम ज़्यादा लग रहा है पैसा बनाने में, चाइना ने डंप कर दिया, उनका तो बिजनेस लॉस हो गया, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगती है। अमेंडमेंट इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में अमेंडमेंट हुआ था। तो जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने नोटिफाई किया हुआ है एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कौन सी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इन्होंने नोटिफाई किया हुआ है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इन्होंने बेसिकली यही बोला हुआ है कि कोई भी अमेंडमेंट है, द अमेंडमेंट हैज़ प्रोवाइड लीगल बैकिंग इन FTP, मेक इट नेसेसरी टू डू कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर, द अमेंडमेंट मेड फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ये सब नहीं पूछती है भाई UPSC। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 एंड इट्स की फीचर, ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि आपको री इंजीनियर करना है, फैसिलिटेट करना है, ये तो सबको पता है, टारगेट यही है। इंडिया टेक एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन बाय 2030, तो ये देखो इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंडिया का टारगेट क्या है ट्रेड के लिए, कि इंडिया को 2030 तक $2 ट्रिलियन तक का एक्सपोर्ट करना है। 4 पिलर है, रेमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इमर्जिंग एरिया, ई कॉमर्स डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट, एक्सपोर्ट हब, या फिर हमें इसकोमेट पॉलिसी को एक तरीके से डिज़ाइन करना होगा। की इनिशिएटिव क्या है, डिस्ट्रिक्ट एज ए एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव, एक्सपेंडेड एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड स्कीम, प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर, स्ट्रीमलाइनिंग स्कोमेट स्पेशलाइज्ड केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो GDP बेस ईयर रिवीजन। GDP बेस ईयर रिवीजन बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ने फॉर्म किया 26 मेंबर एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक टू अपडेट GDP बेस ईयर फॉर एग्जिस्टिंग 2011-12 से लेकर 2022-23। एडवाइजरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विश्वनाथ गोल्डर had been formed to identify new data source and redefine methodology for comparing NAS नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, अब देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हम आ गए हैं, जिसमें कि GDP बेस ईयर रिवीजन के बारे में बात करिए, तो गवर्नमेंट ने एक 26 मेंबर एडवाइजरी कमेटी नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक बनाई हुई है कि आपको GDP का बेस ईयर 2011-12 से 2022-23 अपडेट करना है। एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन कौन है, विश्वनाथ गोल्डर है, विश्वनाथ गोल्डर 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 जो है भाई, ये गोल कर देंगे। आइडेंटिफाई न्यू डेटा सोर्स, ये सब बताएं। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ब्रिंग आउट NAS एनुअली विच इंक्लूड GDP एस्टिमेट मल्टीपल अप्रोचेज। प्रीवियसली इन 2015 द बेस ईयर वॉज 2015 में द बेस ईयर वॉज चेंज फ्रॉम 2004-05 से 2011-12। In the new series, CSO did away with the GDP at factor cost and adopted international practice ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। ठीक है, नए मेथड में GDP जो पहले निकलता था फैक्टर कॉस्ट पे, उसको हमने हटा के GVA एट बेसिक प्राइस पे लाया था। बेस ईयर बेसिकली क्या होता है, एक रेफरेंस ईयर होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, हमारा कितना रियल ग्रोथ हुआ है तो वहाँ से कैलकुलेट करते हैं। बेस ईयर एक बेंचमार्क होता है GDP कैलकुलेशन का। 2011-12 बेस ईयर है, तो GDP ओवर द ईयर एडजस्टेड टू मैच 2022। लिमिटेशन ऑफ द GDP के बारे में बात करें तो इसमें नॉन मार्केट एक्टिविटी को, जैसे हाउस होल्ड को हम लोग हटा देते हैं, हाउस होल्ड वर्क को, इन्वायरमेंटल डैमेज को ओवरलुक कर देते हैं, डजंट मैटर वेलफेयर ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड इग्नोर करते हैं, इनकम इक्वालिटी को, और क्या करते हैं हम, और एक तरीके से इनफॉर्मल इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, कि जो भी इनफॉर्मल इकोनॉमी का हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं नीड टू अपडेट जीडीपी बेस ईयर, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इफेक्ट को हटाना है, इनहेंस डेटा क्वालिटी, ग्लोबल कंपैरिजन। ठीक है, जीडीपी के बारे में बात करें तो थ्योरेटिकली जीडीपी कैन बी मेजर इन 3 डिफरेंट वे। एक हमारा नॉमिनल जीडीपी होता है, एक रियल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी हमें करंट प्राइस, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना होता है, जिसमें कि इन्फ्लेशन को हम लोग इग्नोर करते हैं। रियल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन यूजिंग द बेस ईयर प्राइस शोइंग ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं और कितना हमारा टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है वो हमें बताता है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग क्या है हमारा? एक प्रोडक्शन मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम अप्रोच है। प्रोडक्शन मेथड में जीडीपी बेसिकली क्या होता है? सम ऑफ द टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द फॉर्म ऑफ द इकोनॉमी। तो जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिकली क्या होता है? ग्रॉस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। इसमें हमारा CIGNX होता है, मतलब कंजप्शन हो गया हमारा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, और नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जीडीपी बेसिकली क्या होता है? इसमें इनकम में वेज हो गया, प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स माइनस सब्सिडी, और नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में बात करते हैं तो परचेजिंग पावर पैरिटी डेटा 2021 में रिलीज़ किया हुआ है इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम 176 इकॉनमी में, जिसमें कि चाइना लार्जेस्ट इकोनॉमी 2021 में था, फॉलोड बाय यूएस। इंडियन इकॉनमी थर्ड लार्जेस्ट था, 7.2% ऑफ द जीडीपी की तरह से बढ़ रहा था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी रैंकिंग इंडिया 5वां है एट प्रेजेंट, बट पीपीपी में इंडिया कितना है? थर्ड है। हाई इनकम इकॉनमी के बारे में बात करें तो विद जस्ट 16.4% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन काउंटिंग 46% ऑफ द जीडीपी। लो इनकम कंट्री 8.4% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, केवल 1% ऑफ द जीडीपी है। पीपीपी बेसिकली क्या है? कि एक्सचेंज रेट है, एक वन नेशन करेंसी वुड बी कन्वर्टेड इनटू अनदर टू परचेज द सेम अमाउंट, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। पीपीपी एक्सचेंजेज आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर MER। आईसीपी के बारे में बात करते हैं तो आईसीपी बेसिकली क्या होता है? एक वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिकल इनिशिएटिव आया था कि आपको कलेक्ट करना है कंपैरेटिव प्राइस डेटा और डिटेल जीडीपी एक्सपेंडिचर टू प्रोड्यूस पीपीपी इन द वर्ल्ड, ठीक है। Initiated in 1968, coordinated by the World Bank under the auspices of the United Nations Statistical Commission. It measured the price level index, ठीक है, रेशियो ऑफ द पीपीपी, पता नहीं क्या ही है ये। इंडिया डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ किया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ किया हुआ है कम्प्रिहेंसिव स्टडी टाइटल एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द इंडिया डिजिटल इकोनॉमी। इंडिया डिजिटल इकोनॉमी का एक ओवरव्यू है, जैसे कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड कंट्री है। ये 12th पोजीशन में आता है G20 इन द लेवल ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल यूज़र। कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 11.74% ऑफ द नेशनल इनकम ये कंट्रीब्यूट करता है। एब्सोल्यूट नंबर कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी 402 बिलियन है और अकाउंट करता है 14.67 मिलियन वर्कर, 2.5% ऑफ द एस्टिमेटेड वर्कफोर्स। अगर सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो डिजिटल इनेबलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये अकाउंट करता है 7.83% ऑफ द, एक मिनट, देयर इज सम इशू रिलेटेड टू दिस ऐप। 2% ऑफ द जीवीए बिग टेक प्लेयर करते हैं और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस अकाउंट 2% ऑफ द नेशनल जीवीए। बेनिफिट ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी क्या है? पता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में बात करें तो पैसा सीधा बैंक में जाएगा, इसी को डीबीटी करते हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अमाउंट टू वुमेन थ्रू वेरियस स्कीम क्रॉस 2 ट्रिलियन रुपीज़ मार्क इन द मल्टीपल स्टेट। कब इसको लॉन्च किया गया था? 2013 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। डीबीटी स्कीम ऑफ द स्कीम जैसे कर्नाटका का गृहलक्ष्मी है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, और सुभद्रा योजना है उड़ीसा का। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023 में आया था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने एक तरीके से रिलीज़ किया हुआ है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24, ठीक है। इन्होंने क्या हाईलाइट है कि एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बताया हुआ है रूरल का कितना, 4122 है, ठीक है। 4247 इम्प्यूटेड बेनिफिट इंक्रीज 9% फ्रॉम 2022-23, और अर्बन का 6996,
ठीक है, 8% ये इंक्रीज़ हुआ है। तो ज़्यादा किसका इंक्रीज़ हुआ, हमारा रूरल का इंक्रीज़ हुआ है। अर्बन रूरल गैप के बारे में बात करें तो रिड्यूस 84% टू 70%। इंक्रीज्ड स्पेंडिंग ऑफ द नॉन फूड आइटम डोमिनेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ 50%, 53%। नॉन फूड आइटम में जो रूरल एरिया में 53% इन्होंने खर्चा कर रहे हैं और अर्बन में 60% खर्चा कर रहे हैं। और परसेंटेज ऑफ द शेयर फूड एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर में फॉलन हुआ है। कंजप्शन इनइक्वलिटी के बारे में बात करें तो गेनी कोफिशिएंट जो है डिक्लाइन हुआ है। रूरल में 0.237 है और अर्बन में 0.284 है, रिफ्लेक्टिंग द रिड्यूस इनकम डिस्पैरिटी। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट मेज़र करता है इनइक्वलिटी के एक्सटेंट को। अगर 0 है तो परफेक्ट इक्वलिटी है, 1 है तो परफेक्ट इनइक्वलिटी है। अगर हम बात करते हैं कंजप्शन पैटर्न के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर और प्राइस के बारे में बात कर रहा है। इनइक्वलिटी अमॉन्ग द स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो MPCE इज़ द हाईएस्ट इन सिक्किम एंड लोवेस्ट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, MPCE क्या है भाई, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सिक्किम में है, और सबसे लोएस्ट कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। अबाउट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेरिमेंटल सर्वे, तो ये कंडक्ट कौन करता है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, रेगुलर इंटरवल पे। इनिशियली 1 ईयर ड्यूरेशन पे इसको शुरू किया गया था। हाउएवर इन 26th राउंड रफली हर एक 5 साल पे ये करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो इसको 1950 में नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस एक पार्ट ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का पार्ट है, सबऑर्डिनेट ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस एंड NSSO। इनका पर्पज़ यही होता है, लार्ज स्केल सैम्पल सर्वे ऑल इंडिया बेसिस पे लाना होता है। एनुअल सर्वे होता है और क्विंटियल सर्वे होता है। ठीक है, स्मॉलर सैंपल होता है और 5 साल में होता है। मेजर सर्वे है तुम्हारा यही हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे है, पीरियोडिक लेवल 4 सर्वे है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री और सिचुएशन असेसमेंट एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। अदर की डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, RBI ने बाई मंथली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कंडक्ट कराया है 19 मेजर सिटी में। ठीक है, तो करेंट सिचुएशन इंडेक्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई है। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कौन कराता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे हमारा कौन कराता है, RBI। बाई मंथली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कंडक्टेड 19 मेजर सिटी शो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन इंडियन इकॉनमी वीक हुई है। ठीक है, वीकेन द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज द इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट मेजर द डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट। ठीक है, ये क्या है, राइजिंग इंटरनेशनल डेट और फैक्टर डिवाइडिंग इंडेप्टनेस। उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल डेट हमारा बढ़ रहा है भाई। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बांग्लादेश एंड इंडिया एक्सपीरियंस 90% इंक्रीज इन इंटरेस्ट पेमेंट इन 2023। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो अन्ना चक्र टूल। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किया अन्न चक्र PDS सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल स्कैन पोर्टल टू मॉडर्नाइज द PDS सिस्टम। अन्न चक्र बेसिकली क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है जो लेवरेज करता है एडवांस एल्गोरिदम टू आइडेंटिफाई ऑप्टिमल रूट टू इंश्योर सीमलेस मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन। ये एक इनिशिएटिव लिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड IIT दिल्ली। इट इज़ इंटीग्रेटेड विद PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म एंड FOIAS फ्रेट ऑपरेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल ऑफ द रेलवे थ्रू यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। स्कैन के बारे में बात करें तो सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर द NFSA aim to provide a single window submission to the subsidy claim by the state claim scrutiny approval expeditious by DFPD। ठीक है, ये सब चीज़ें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमें पता ही है क्या ही है। तो सेंटर थ्रू FCI, सेंट्रल क्या करता है, थ्रू FCI प्रोक्योरमेंट स्टोरेज बल्क एलोकेशन ऑफ द फूड ग्रेन और ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन विद इन द स्टेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिली राशन कार्ड, ये सब करता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब आया था हमारा, 2020 में आया था। अन्नदाता योजना 2000 में आया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। टारगेट PDS 1997 में आया था। रिवाइंड PDS 1992 में आया था। रबर बोर्ड अनवेल ISNR
connect. The initiative ISNR Indian Sustainable Natural Rubber INS Connect unveiled the occasion of the Platinum Jubilee Rubber Act. ठीक है, रबर कॉप के बारे में बात करेंगे तो ये है हमारा हेविया ब्रासिलिका रबर ट्री, नेटिव ऑफ द अमेजन रिवर बेसिन का है। ये ट्रॉपिकल एशिया अफ्रीका ऑफ द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्रिटिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स फ्रॉम द ट्री। क्लाइमेट बेसिकली क्या है, जो रेनफॉल है 200 से 300 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, 25 से 34 डिग्री, 80% ऑफ द ह्यूमिडिटी होना चाहिए, सॉइल डीप लेटरलाइटेड फर्टाइल होना चाहिए। ISNR इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर बेसिकली क्या होता है कि ये एम करता है अलाइनिंग इंडियन रबर प्रोडक्शन विद द स्ट्रेंथन यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन के बारे में करता है। INR कनेक्ट के बारे में क्या है, कनेक्ट क्या है, एक वेब बिल्ड प्लेटफॉर्म है डिजाइन टू कनेक्ट ग्रोथ ऑफ अनटैप्ड रबर होल्डिंग विद द इन्वेस्टर अडॉप्टर मैक्सिमाइजिंग प्लांटेशन प्रोडक्ट। स्टेटस ऑफ रबर, स्टेटस में रबर सेक्टर, इंडिया रैंक 3rd ग्लोबली। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द नेचुरल रबर। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट केरला है। अदर स्टेट तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेशनल टर्मरिक बोर्ड बेसिकली क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड लॉन्च किया है। टर्मरिक बेसिकली क्या है, एक गोल्डन स्पाइस इसको बोलते हैं। राइजोमेटोस हर्बेसियस प्लांट नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ में होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन ये क्या होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये होता है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए। 150 से 250 सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रोथ ऑफ द एलिवेशन 1500 मीटर अबव द सी लेवल होना चाहिए। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, निज़ामाबाद तेलंगाना में। नेशनल टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर है निज़ामाबाद तेलंगाना में है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। आयुष हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, ठीक है। स्टेट विल बी रिप्रेजेंटेड बोर्ड बाय नोटेशन। दी NTP इज़ अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, कोई एक स्टेटूटरी बॉडी नहीं है ये। अगर हम डोमिनेंस इन द ग्लोबल टर्मरिक इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक्सपोर्टर ऑफ द टर्मरिक। 70% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन, 62% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। मोर देन 30 वैरायटी ऑफ टर्मरिक इंडिया में ग्रो होते थे। 20 स्टेट ऑफ द कंट्री। मेजर वैरायटी, GI इंडिकेशन टैग, रोड टर्मरिक, लगाडोंग टर्मरिक, ये सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। डबल द प्रोडक्शन ऑफ 20 लाख टन इन द 5 ईयर बाई 2030। टर्मरिक एक्सपोर्ट प्रोजेक्टेड टू बी $1 बिलियन वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ओके। इंडिया कॉफ़ी एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। इंडिया कॉफ़ी एक्सपोर्ट सरपास 1 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम, सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। सर्ज रोबस्टा कॉफ़ी प्राइस ओवर 60% 2024, ड्रिवन बाय द पुअर वेल्थ की कॉफ़ी प्रोड्यूसर ब्राज़ील एंड पुअर वेदर ब्राज़ील और वियतनाम में हुआ था, तो इंडिया का बढ़ गया, ठीक है। EUDR बेसिकली यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, जो ड्यू टू स्टॉकिंग ऑफ द EU। स्टेटस ऑफ द कॉफ़ी प्रोडक्शन के, इंडिया इज़ द 8th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है, 40% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन ये करता है। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल ग्रोथ ऑफ द रेन फॉरेस्ट इन वेस्टर्न घाट इन द साउथ एशिया के बारे में बात करते हैं तो कर्नाटका हो गया हमारा हाईएस्ट हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आता है। अरेबिका एंड रोबस्टा कॉफ़ी आर द मेजर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट। अरेबिका एक सुपीरियर क्वालिटी रोबस्टा से ज़्यादा होता है अरेबिका, और हायर प्राइस देन रोबस्टा से बिकता है। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रोबस्टा कॉफ़ी विच अकाउंट 72% ऑफ द टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन। अरेबिका के बारे में बात करें, डीप फर्टाइल रिच ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, सेम एज अरेबिका। मॉडरेट स्लोप चाहिए, जेंटल स्लोप चाहिए, 100 सेंटीमीटर से 150, इसमें कम चाहिए, 150 से 250 डिग्री सेल्सियस। कूल इक्विटेबल 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 15 से 25 होगा यार, ये गलत लिखे हैं क्या, 70 से 80, 80 से 90 एनुअल रेनफॉल। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अदर की डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो अदर की डेवलपमेंट जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री ने लॉन्च किया इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर सोरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिक्किम, वहाँ पे लॉन्च किया गया। इट एम डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फिशरी एक्वाकल्चर इन सिक्किम अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।
ब्लू रिवोल्यूशन को लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य योजना काम करती है। इकोलॉजिकल हेल्दी फिश फार्मिंग सिस्टम ये है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री ने रिलीज़ किया बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक ऑन नेशनल मिल्क डे। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो प्रोडक्शन, इंडिया लीड मिल्क प्रोडक्शन ग्लोबली विद एस्टिमेट ऑफ 239.3 मिलियन टन इन 2023-24, ग्रोथ 5.62%। टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट यूपी है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। एक प्रोडक्शन में इंडिया का सेकंड पोजीशन ग्लोबली है, ठीक है, 6.8% ये बढ़ा हुआ है। मेजर स्टेट आंध्र प्रदेश है, फॉलोड बाय तमिलनाडु है। वुल में इतना है 0.22% लार्ज ये ग्रो किया हुआ है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनिमल हेल्थ के बारे में बात करिए तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइन in Haryana has been granted WOAH reference laboratory status. This recognition is specifically for the expertise in equine pyroplasmosis disease. Equine pyroplasmosis is caused by the tick-borne protozoans parasite affect horse, donkey, mule, and zebras. An intergovernmental organization founded in 1924, objective disseminating information on एनिमल डिजीज़ एंड इम्प्रूविंग एनिमल हेल्थ ग्लोबली। मेंबर 183 इंक्लूडिंग इंडिया है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? पेरिस और फ्रांस में है। डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिसेंटली नोटिफाई किया है दैट नियरली 95% ऑफ द लैंड रिकॉर्ड हैव बीन डिजिटाइज्ड इन रूरल इंडिया सिंस 2016. This achievement is due to the Digital India Land Record Modernization Program. डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बारे में बात किया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिसेंटली नोटिफाई किया दैट नियरली 95% ऑफ द लैंड रिकॉर्ड हैज़ बीन डिजिटलाइज्ड, ठीक है। तो ये DILRMP डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इसको कब लॉन्च किया गया था? 2016 में लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री है? तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। 2021-22 से 2026 दो कंपोनेंट है, कंप्यूटराइजेशन करना है और आधार नंबर से लिंक करना है। भू आधार एक तरीके से है, ठीक है। नेशनल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, भूमि सम्मान है। बनाना कल्टीवेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेदा ने इंडिया हैज़ रिसीव्ड 10-fold इंक्रीज इन बनाना एक्सपोर्ट ओवर द पास्ट टू रीच 1 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। बनाना कल्टीवेशन के बारे में बात करते हैं तो टेम्परेचर 15 से 35 होना चाहिए, RH 75 से 85, डीप रिच लोमी सॉइल होना चाहिए, pH इतना होना चाहिए। मेजर वैरायटी ड्वार्फ, कैवेंडिश, रोबस्टा, मंथन, पुवन, निंद्रान। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। टोबैको बोर्ड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो टोबैको बोर्ड बेसिकली क्या है, जैसे कि ये बेसिकली वही है कि इंडिया में टोबैको जहाँ कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उससे रिलेटेड बात हो रही है। तो ऑन द फॉर्मेशन डे टोबैको बोर्ड हाईलाइटेड दैट द अर्निंग फ्लूक्यूर वर्जीनिया टोबैको फार्मर हैव मोर देन डबल इन 2019-20 to 2023-24. FCB Flue-cured Virginia tobacco is a high-quality aromatic tobacco variety used production of the cigarette. Currently, India is the second largest producer of tobacco after China. टोबैको बोर्ड का ऑफिस कहाँ पे है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। जेनेसिस कब हुआ था? 1 जनवरी 1976 में। टोबैको बोर्ड एक्ट 1975 में जब बना था तब। प्रोजेक्ट विस्तार क्या है? IIT मद्रास ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ प्रोजेक्ट विस्तार बनाया, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। विस्तार बेसिकली क्या है? एक नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क है, AI ऑगमेंटेड है, जो कि हर एक स्टेट कैन बिल्ड देयर ओन एग्री एडवाइजरी नेटवर्क। एक डिसेंट्रलाइज डेटाबेस इसमें रहेगा, इनहेंस डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रहे हैं तो
नैनो मटेरियल कोटिंग फॉर म्यूरेट ऑफ पोटास, उसके लिए इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया एक नैरो मटेरियल कोटिंग फॉर म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास सर्व 80% ऑफ द पोटेशियम फर्टिलाइजर नीड। नैनो फर्टिलाइजर के बारे में बात करें तो न्यूट्रिएंट है जो दैट आर इनकैप्सुलेटेड और कोटेड विद नैनो मटेरियल, जो कि 100 नैनोमीटर के साइज़ के होते हैं या उससे कम होते हैं। इनेबल कंट्रोल रिलीज एंड सब्सिक्वेंट स्लो डिफ्यूजन इनटू द सॉइल। इफ़को ने लॉन्च किया था वर्ल्ड का पहला नैनो लिक्विड यूरिया फर्टिलाइज़र इन 2021 में। किसने लॉन्च किया था? इफ़को ने लॉन्च किया था। देन नैनो डेप 2023, और इफ़को ने डेवलप किया नया प्रोडक्ट नैनो NPK फर्टिलाइज़र। किसान कवच के बारे में बात करते हैं तो साइंटिस्ट ने एफिलिएट किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डेवलप किया है कि इंडिजिनस एंटी पेस्टिसाइड्स सूट कॉल्ड किसान कवच। किसान कवच किसने डेवलप किया? ब्रिक इन सिस्टम बेंगलोर ने एक तरीके से इसको क्या किया? डेवलप किया। ब्रिक इन स्टेम बेंगलोर ने डिज़ाइन किया हुआ है कि ट्राउज़र पुलोवर मेड ऑफ ऑक्सीम फैब्रिक, ठीक है, फेस कवर मेड ऑफ ऑक्सीम फैब्रिक। ऑक्सीम फैब्रिक एक क्या है? केमिकली ब्रेक डाउन any common pesticide that get spray onto the cloth of the body during spraying operation। मिल्कवीड फाइबर के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इंकरेज किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू नेचुरल फाइबर मिल्कवीड फाइबर। मिल्कवीड फाइबर क्या है? ये एक नेचुरल फाइबर है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द सीड पॉड ऑफ मिल्कवीड प्लांट, ठीक है। दे आर नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका। इन इंडिया दे आर फाउंड इन राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु में, ठीक है। ऑयली मटेरियल लिग्निन इसमें मिलते हैं। एम्फीफिलिक मटेरियल कैन एग्जिबिट बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़। टोबैको ग्रांट चैलेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो फंडिंग एंड मेंटरशिप के बारे में बात करें, टोमेटो ग्रांट चैलेंज, ठीक है। पता नहीं क्या ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। लीड रिपोर्ट किसने रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लीड रिपोर्ट को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो लीड रिपोर्ट में अचीवर कौन आया हमारा? गुजरात आया, हरियाणा आया, आसाम आया है और चंडीगढ़ आया है। फास्ट मूवर में आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। अचीवर याद रखो गुजरात, हरियाणा, ठीक है। लीड वॉज कंसीव ऑन द लाइज ऑफ द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन 2018। पैरामीटर वही है, सस्टेनेबल लॉजिस्टिक है, ऑपरेटिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और लॉजिस्टिक सर्विसेज है। अचीवर, फास्ट मूवर और एस्पायर ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अदर की डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो गृह है। गृह बेसिकली क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटरमॉडल टर्मिनल एट कालूघाट इन बिहार हैज़ रिसीव्ड 5 Swagriha rating from the Griha. Terminal is a part of World Bank funded Jal Marg Vikas project for the capacity augmentation of National Waterway 1 River Ganga. Joint venture of the Ministry of New and Renewable Energy, the Energy Resource Institute, TERI। रोल क्या है? ग्रीहा इज़ अ रेटिंग टूल है, जो इवेलुएट करता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ द बिल्डिंग होलिस्टिक ओवर इट्स इंटायर लाइफ साइकिल, thereby providing a definitive standard for what constitute a green building। देखो ग्रीहा बेसिकली क्या है? ग्रीहा एक रेटिंग है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंटर मॉडल टर्मिनट एट कालूघाट इन बिहार रिसीव किया है एक 5 स्टार स्वगृहा रेटिंग फ्रॉम गृहा। गृहा के बारे में बात करें तो ज्वाइंट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और टेरी ने लॉन्च किया है, ठीक है। स्वगृहा क्या है? सिंपली वर्सेटाइल अफोर्डेबल गृहा है, स्मॉल स्केल स्टेक होल्डर है, ऑनर ऑफ द प्रोजेक्ट बंगलो और स्मॉल ऑफिसेज है। स्माइल प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो
इंडिया एंड एशिया डेवलपमेंट ने रिसेंटली साइन किया 350 मिलियन पॉलिसी फॉर स्माइल स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये क्या है? प्रोग्रामेटिक पॉलिसी बेस्ड लोन है बाय एडीबी। ठीक है, पॉलिसी बेस्ड जो लोन मिलता है एडीबी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉजिस्टिक सेक्टर। कांडला पोर्ट के बारे में बात हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवे ने अनाउंस किया मेजर इनिशिएटिव टू बूस्ट कैपेसिटी ऑफ द कांडला पोर्ट। इसको 1950 में कंस्ट्रक्ट किया गया था फ्रॉम द एज द रिप्लेसमेंट फ्रॉम द कराची पोर्ट। ऑफिशियल नेम इसका दीनदयाल पोर्ट है। रीनेम्ड इन 2017, इंडिया पोर्ट एक्ट 1908। कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है ये। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है बाई कार्गो वॉल्यूम है। पारादीप रैंक 1 में आता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लार्जेस्ट पोर्ट बाई द कार्गो वॉल्यूम। कार्गो वॉल्यूम में पारादीप 1 पे आता है। इट सर्व एज गेटवे पोर्ट फॉर नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। कांडला स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश इन 1965, द फर्स्ट एसईजे इन इंडिया एंड एशिया। सर्विस के बारे में बात करते हैं तो टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो क्रूइज़ भारत मिशन के बारे में बात हुई है, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवे ने लॉन्च किया हुआ है। क्रूज़ भारत मिशन बेसिकली यही है कि ग्लोबल हब फॉर द क्रूज़ टूरिज्म के बारे में है। डबल क्रूज पैसेंजर टर्वी विद इन द 5 ईयर हुए हैं। फेज़ वाइज इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। 2023-24 से 2029 तक 3 फेज़ में किया जाएगा। तो यहाँ पे 3 क्रूज सेगमेंट है। ओशन एंड हार्बर क्रूज सेगमेंट है, रिवर इनलैंड क्रूज सेगमेंट है और आइलैंड क्रूज सेगमेंट है। स्टेटस ऑफ द टूरिज्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। इंडिया का 6th रैंक है इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन जीडीपी 2022 में। इंडिया का 39 रैंक अमंग 129 कंट्री ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया रैंक करता है 24 इन द वर्ल्ड टूरिज्म यूएन वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर पे। और इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 5% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2023 में। कौन कौन से इनिशिएटिव है हमारा? तो स्वदेश दर्शन 2.1 है। नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुनोवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन प्रसाद स्कीम। ठीक है, एंशिएंट सिविलाइजेशन 100% एफडीआई है हमारा, टूरिज्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में है। देखो अपना देश इनिशिएटिव है। और प्रमोशन ऑफ रूरल टूरिज्म के बारे में बात हो रही है। और स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट कैपिटल के बारे में भी हमें बात हो रही है। ठीक है, माइनिंग एंड एनर्जी इंडस्ट्री है। तो इसको बस तुरंत हम 5 मिनट में दौड़ाते हैं, ख़त्म करते हैं। देखो, मिगेट मार्केटिंग विजेट फिनोमेना, ये क्या? इंडियन फर्म आर इंक्रीजिंगली सेटिंग अप मल्टीपल फैक्ट्री इन द सेम स्टेट इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग अ सिंगल लार्ज फैक्ट्री। तो मल्टी प्लांट फर्म हैव लोअर प्रोडक्टिविटी देन सिंगल प्लांट फर्म of equivalent size, hence Indian firm are losing out smaller country to बांग्लादेश। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? मिडगेट मेकिंग विंडेज बोलते हैं। इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ इसको बाद में पढ़ेंगे। अगर हम की हाईलाइट के बारे में देखेंगे तो जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड है मैन्युफैक्चरिंग में, वो 7.3% एट द करेंट प्राइस से बढ़ा हुआ है। टॉप 3 स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द जीबीए। एम्प्लॉयमेंट 7.4% इसमें इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम प्रोडक्शन ग्रोथ के बारे में बात करें तो 1.4% ऑफ द फाइनेंश एज अगेंस्ट द 4.7% 2022-23। अकाउंटिंग फॉर 76% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करता है 17% ऑफ द जीडीपी। और एफडीआई रीच्ड यूएस 165.1 ट्रिलियन, 69% इंक्रीज ओवर द पास्ट डिकेड। क्या क्या इनिशिएटिव है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, 5 फोकल एरिया है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है। एएसआई बेसिकली क्या है? एएसआई कंडक्टेड अंडर द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक एक्ट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एमएसएमई के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टेटस ऑफ एमएसएमई इन यूनियन बजट 2025-26 गवर्नमेंट रिवाइज द क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई। ठीक है,
तो globally MSME account for 90% of the business, 60 to 70% of the employment and 50% of the GDP। इंडिया में MSME कंट्रीब्यूट करता है 30% ऑफ इंडिया GDP और 40% ऑफ द इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। अदर की मेजर फॉर द MSME इन द यूनियन बजट, इनहेंस क्रेडिट अवेलेबिलिटी। द क्रेडिट गारंटी कवर्ड बाय द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 5 करोड़ से 10 करोड़, इनेबलिंग additional credit of 1.5 lakh crore over the 5 years. A startup will see a guarantee cover of the 10 crore to 20 crore with the reduced fee of 1% for loans in 27 priority sector। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में बात करें कि एक न्यू स्कीम विल प्रोवाइड 5 लाख रुपया क्रेडिट टू माइक्रो इंटरप्राइजेज रजिस्टर और उद्यम पोर्टल विथ 10 लाख कार्ड टू सेट फर्स्ट ईयर। A new fund with 10,000 crore will be established to expand supporter for startup। A scheme for 5 lakh first time women, scheduled caste and scheduled tribe entrepreneur will provide a term loan up to 2 crore over the 5 year। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो रुपीज़ इन करोड़ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। अगर हम माइक्रो इंटरप्राइज के बारे में बात करते हैं तो करंट में 1 करोड़ है, रिवाइज कितना किया गया था 2.5 करोड़, रिवाइज किया गया 2.5। स्मॉल में करंट में 10 है 25 करोड़ कर दिया गया, 50 है 125 कर दिया गया है। टर्नओवर 5 था 10 कर दिया, 50 था 100 कर दिया, 250 था 500 कर दिया। ठीक है, तो 1 10 50 था, 2.5 25 125 कर दिया। माइक्रो के लिए 1 करोड़ था उसको 2.5 कर दिया। स्मॉल के लिए 5 था, स्मॉल के लिए 10 था उसको 25 कर दिया, और मीडियम के लिए 50 था उसको 125 कर दिया। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर टर्नओवर के बारे में बात करें तो 5 50 250 था, इसको बढ़ा के 10 100 और 500 कर दिया, जस्ट डबल। इनिशिएटिव क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, अप टू 20 लाख करोड़, कोलेटरल फ्री माइक्रो क्रेडिट 20 लाख करोड़। न्यू टर्म प्लस कैटेगरी में 10 से 20 लाख करोड़ रुपए देना है। 10 लाख से 20 लाख लोन कैन बी क्रिएटेड अबव 10 लाख एंड अप टू 20 लाख। सेंटर फॉर रूरल इंटरप्राइजिंग क्रिएट, सेंटर फॉर रूरल इंटरप्राइजिंग एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। क्रेडिट गारंटी फंड माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस 2000 मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड SIDA-BI से लोन को दिया जा रहा है। Receivable securitization gaining popularity among MSME for assessing liquidity। Receivable securitization is a financial process where the company convert their account receivable into cash by selling into the capital market। Company pool their receivable and transfer them to third party which finance the purchase by issuing security। Significance यही है, it allow MSME to unlock the value tied up in outstanding payment to gain access fund quickly। ट्रेड्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रेड्स बेसिकली क्या है? ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम हैज़ बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फॉर ऑनलाइन डिस्काउंटिंग बिल ऑफ द MSME। ट्रेड्स क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है फॉर ऑनलाइन डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ MSME फॉर सप्लाई टू लार्ज कॉरपोरेट। It facilitates the discounting of both invoice as well as the bill of exchange। It enables MSME to ensure financial assistance digitally as competitive term without any collateral security based on the invoice या bill। ट्रेड 3 रिसीवेबल एक्सचेंज रेट ऑफ द इंडिया, M1 एक्सचेंज और इनवाइस स्मार्ट, इनसे रिलेटेड ये सब चीज़ें बात करती हैं। और अगर हम लोग देखते हैं भाई, ट्रेड्स बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन डिस्काउंटिंग बिल ऑफ द MSME फॉर सप्लाई टू लार्ज कॉरपोरेट। एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज 2022-23 रिलीज्ड। किसने रिलीज़ किया है? अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज़ किया है।
टू मेजर द वेरियस इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक अनइनकॉर्पोरेटेड एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट। अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइज बेसिकली क्या होता है, जो कि नॉट इनकॉर्पोरेटेड लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ऑनर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल फेडरेशन फॉर स्टेट कोऑपरेटिव लिमिटेड है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, NCDRC है, ठीक है। फिर उसके बाद मिसलेनियस आ जाएगा हमारा, तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर फूड रिपोर्ट इंडिसेस इन न्यूज़ आ जाएगा, एम्प्लॉय स्टेट इनकॉर्पोरेशन एक्ट आ जाएगा, फिर क्विक अपडेट आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है हमारा जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन का। इसको 1971 में बनाया गया था, नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है। एनुअल मीटिंग डावोस स्विट्ज़रलैंड में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट मूवर कोलिशन और एडिशन अलायंस एक तरीके से, नेट ज़ीरो इंडस्ट्रियल ट्रैकिंग है। कौन कौन सा रिपोर्ट एक तरीके से, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिव, तो ये देखो इंपॉर्टेंट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज़ किया है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2025 रिपोर्ट। इसका हेडक्वार्टर हमारा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है? ओनली ट्रिपार्टाइट यूएन एजेंसी है सिंस 1990 में। ये लेबर स्टैंडर्ड और क्रिएट करता है पॉलिसी। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। 1919 में इसको क्रिएट कर दिया था ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस के बाद। और नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यूनियन होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने अटेंड किया हुआ है डायमंड जुबली कोलेबोरेशन ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इसका जेनेसिस हुआ था 1964 में टू फैसिलिटेट द कोऑपरेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इन पर्टिकुलर। ऑब्जेक्टिव इनका यही है कि फैसिलिटेट करना है आपको, कोऑपरेशन को प्रमोट करना है इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर बैंक। 3 विंग्स है, प्लानिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, ऑल इंडिया म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंप्यूटर सर्विस डिवीज़न। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है? EPFO ने विन है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड एशिया पैसिफिक। EPFO बेसिकली क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, एक ऑर्डिनेंस आया था 1951 में, EPFO को इस्टेब्लिश किया, फिर उसको EPFO एक्ट 1952 के थ्रू हटा दिया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया। द एक्ट नाउ रिफर टू एज एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952। कौन मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। ये EPF से रिलेटेड बात करते हैं, पेंशन से बात करते हैं और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड बात करते हैं। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA, ठीक है। NFRA ने रिकमेंड किया रिवीजन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग अलाइनिंग विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड ISA 600। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का नई दिल्ली में है। ये 2018 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कंपनी एक्ट के अंतर्गत। ये कंटिन्यूसली इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल को ये रिपोर्ट करता है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया है DRI ऑफिसर अथॉरिटी टू इशू नोटिस रिकवर्ड ड्यू अंडर द कस्टम एक्ट के अंदर आपको क्या करना है? रिकवर करना है। एंटी स्मगलिंग एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस क्या है? एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। ये काम करती है CBIC मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, बस। NCDRC, सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया है NCDRC, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन रूलिंग आवाज वर्सेस RBI विच बार्ड बैंक फ्रॉम चार्जिंग ओवर 30% ऑफ द क्रेडिट कार्ड ड्यूज डीमिंग अनफेयर प्रैक्टिस चेज।
अबाउट इट इज़ अ क्वाज़ाई जुडिशियल कमीशन सेटअप इन 1988 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, हेडेड बाय द रिटायर जस्टिस ऑफ द रिटायर सिटिंग और रिटायर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। फंक्शन ये इंटरटेन करता है कंप्लेन और वैल्यू मोर देन द 2 करोड़। एपिलेट एंड रिविजनल जुरिडिक्शन के बारे में बात करते हैं। स्टेट कमिश्नर के बारे में बात करते हैं। मिसलेनियस के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके से स्टैटिस्टिकल ईयर बुक को रिलीज़ किया हुआ है। इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंस है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डेटा है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। रिपोर्ट इन न्यूज़ के बारे में बात करें तो इंडिया स्किल रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? वी बॉक्स रिलीज़ करता है। दी वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। एनर्जी एम्प्लॉयमेंट को कौन रिलीज करता है? आईईए रिलीज़ करता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर को कौन करता है? यूएनसीटीएडी। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रेंड मॉनिटर को यूएनसीटीएडी करता है। ट्रेडिंग विद इंटेलिजेंस, हाउ एआई शेप एंड इज शेप्ड बाय द इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2024 रिपोर्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट 2025, द यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर यूएनडेसा इसको रिलीज़ करता है। इकोनॉमिक सिचुएशन प्रॉस्पेक्ट, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, इंडिया हैज़ बीन रैंक 23rd सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स इज released by the World Competitiveness Center and Heinrich Foundation. Global Wage Report, International Labour Organization. Employee State इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ईएसआई को अवार्ड दिया गया है 1 सर्टिफिकेट ऑफ द मेरिट फॉर द आस्क एंड अपॉइंटमेंट, एक मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने बनाया हुआ है। अवार्ड 3 सर्टिफिकेट दिया गया है इनको, ठीक है। ईएसआईसी बेसिकली क्या है? एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, आस्क एंड अपॉइंटमेंट प्लस सर्व एज इंश्योर्ड पर्सन, बेनिफिट स्टाफ, स्ट्रीमलाइट हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हम क्विक अपडेट के बारे में चलते हैं। क्विक अपडेट पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा ख़त्म। क्विक अपडेट क्या है? सबसे पहले हमारा क्या है? बनिहाल पास है, बनिहाल बाईपास है। बनिहाल बाईपास हैज़ बिन कंप्लीटेड, जम्मू कश्मीर में है ये। इट इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द इंडिया, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द इंडिया। NH44 इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, 3745 किलोमीटर। ये कनेक्ट श्रीनगर इन द नॉर्दर्न टिप ऑफ जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी। जेड मोहर टनल, प्राइम मिनिस्टर रेल में जेड मोहर टनल कहाँ पे? गंदेरबल सोनमार्ग एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनिशियली स्टार्टेड बाय BRO इन 2015, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनहेंस ऑल वेदर कनेक्टिविटी श्रीनगर एंड सोनमर्ग रूट चुनले है। जे मोहर टनल कहाँ से है? सोनमर्ग से कश्मीर, श्रीनगर से सोनमर्ग। अंजी खाद ब्रिज, इंडियन रेलवे ने अनवेल किया हुआ है मॉन्यूमेंटल इंजीनियरिंग। अंजी खाद ब्रिज इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज, लोकेशन है रियासी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर, पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक। इनहेंस कनेक्टिविटी बिटवीन कटरा एंड कश्मीर वैली, अंजी खाद ब्रिज। बैंक नेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक तरीके से लॉन्च किया हुआ है एक पोर्टल, जिसको कि क्या बोल रहा है? बैंक नेट बोल रहा है इन्होंने, ठीक है। ये ई ऑक्शन प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, ई ऑक्शन प्रॉपर्टीज फ्रॉम पब्लिक sectors. Interest coverage ratio, according to the Center for Monitoring Indian Economy, the interest coverage ratio of unlisted company is at 30-year high. Interest coverage ratio बेसिकली क्या है? 30-year high है। डेफिनेशन ये क्या है? एक फाइनेंशियल रेशियो जो इंडिकेट करता है एबिलिटी ऑफ फर्म टू सर्विस इट्स आउटस्टैंडिंग डेट। ICR फार्मूला बेसिकली कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, डिवाइड करता है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को। इट इज़ यूज बाय लेंडर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर टू डिटरमिन द रिस्कीनेस। इट रिफ्लेक्ट अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म। लोअर ICR इंडिकेट ग्रेटर डेट। ईशान इनिशिएटिव,
The Airport Authority of India has started work on Ishan, Indian Single Sky Harmonized Air Traffic Management Initiative. ईशान बेसिकली क्या है? इन्वॉल्व कंबाइनिंग इंडिया 4 एयर स्पेस रीजन into single system overseen from the Nagpur. Uniform Protection Protocol. The Central Electricity Authority approved the Uniform Protection Protocol for user of Indian Grid Implementation Pan India. All India House Price Index. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक तरीके से रिलीज़ किया हाउस प्राइस इंडेक्स, ठीक है। बेस ईयर इसका 2010 से 2011 100 एक तरीके से लिया हुआ है। कवर्ड सिटी अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन द सिविल एविएशन सेकेंड एशिया मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन द सिविल एविएशन हुई थी, कंक्लूड की थी। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन ये रीअफर्म कर रही है कि एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन ऑन द सिविल एविएशन के बारे में बात कर रहे हैं। यूपीआई आरबीआई ने डिसाइड किया है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक टू एक्सटेंड द प्री सेक्शन क्रेडिट लाइन थ्रू UPI. Credit line through UPI by SFB. Under this facility, payment through a pre-section credit line is issued by bank to individual with prior consent of the individual customer, which are enabled to using UPI system. Previously September 2023 में RBI ने अलाउ किया था प्री सेक्शन क्रेडिट लिमिट थ्रू UPI शेड्यूल कमर्शियल बैंक। रिस्ट्रिक्टेड रिटर्न इन इन्वेस्ट, सेबी ने प्रपोज किया फ्रेमवर्क टू रिस्ट्रिक्ट रिटर्न इन्वेस्ट टू इनहेंस इन्वेस्टर सिक्योरिटी। मेडिकल डिवाइस सेक्टर रिकॉग्नाइज एज सनराइज सेक्टर क्या होता है? टर्म यूज्ड सेक्टर दैट इज डेवलपिंग एंड पॉइज्ड रैपिड ग्रोथ, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इंडिया रैंक 4th लार्जेस्ट मार्केट इन द मेडिकल डिवाइस, 100% FDI है। नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक तरीके से फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च किया है नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी कंज्यूमर डे पे। राटा बहुत ज़्यादा इन्होंने एरर दिया है यार। ब्रीफ ग्लांस ऑन इंडियन इकोनॉमी, सर्विस इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल सेक्टर इन इंडिया। करेक्ट इन्फॉर्मेशन वुड बी इंडिया अकाउंट 50 to 20% ऑफ द ग्लोबल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक। टाटा बाय बाय, जय हिंद।